यह कहानी आपके रेगुलर स्टोरीज से अलग है। यह यूनिक कंसेप्ट के साथ न्यू है। अगर आप कहानी को एंजॉय करते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब बटन को तोड़ना न भूलें। एक्सप्लेनेशन के बारे में अपनी ओपिनियन कमेंट करना न भूलें। कहानी एक स्पेसशिप के अंदर शुरू होती है। बाहरी स्पेस में एक प्लैनेट के सामने शिप के कैप्टन ने अपने क्रू मेंबर सुंजा से पूछा कि क्या वे सही जगह पर हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि वे गलत जगह पर हैं। संजा ने उसे बताया कि जगह सही है क्योंकि प्लैनेट उनके सामने है। प्लैनेट नंबर जो उनका करेक्ट लोकेशन है और प्लैनेट को अर्थ कहा जाता है। और एक क्रू मेंबर जिसका नाम रॉबर्ट है सिचुएशन को अजीब समझा क्योंकि उन्हें यकीन था कि वे सही जगह पर हैं, लेकिन प्लैनेट रेडिएशन से भरा हुआ है और यहाँ तक कि ऑक्सीजन का एक कतरा भी नहीं है। कैप्टन को बिलीव नहीं हो रहा था कि आखिर एक हाई वैल्यू का क्रिमिनल और ब्लैक ब्लड गैंग का एक हाई रैंकिंग मेंबर ऐसी जगह पर छिपा हुआ है जो ऑक्सीजन से वंचित है। वह काफी नाराज थी क्योंकि रॉबर्ट ने उसे झूठी इंफॉर्मेशन देने की हिम्मत की थी, लेकिन रॉबर्ट कहता है कि ऐसा नहीं है। यह इंफॉर्मेशन गलत नहीं है क्योंकि इंफॉर्मेशन तब सामने आया जब हाउ मून ने बिगर सेक्ट पर रेड किया था। तभी कैप्टन ने संजा से पूछा कि वह इंफॉर्मेशन के बारे में क्या सोचता है। संजा कहता है कि अगर वह सच में यहाँ आया था तब तो वह सुसाइड करने के लिए ही आया होगा, क्योंकि अर्थ की ऑक्सीजन सैचुरेशन 23.76% है और रेडिएशन सैचुरेशन लेवल 87 है, जो उसे मरने के लिए एक परफेक्ट प्लेस बनाता है। तब कैप्टन ने उससे पूछा कि क्या किसी ह्यूमन के लिए वहां रहना पॉसिबल है। यह सुनकर संजा जवाब देता है कि अगर एक टॉप नॉच रेडिएशन शील्ड लगाया गया है और एक हाई कैपेसिटी वाली इंटरनल एनर्जी ड्राइव जो मल्टीपल सर्कल्स वाला है, तब शायद वे लगभग 6 घंटे तक सरवाइव कर सकते हैं। कैप्टन सीरियस होते हुए रॉबर्ट से पूछती है कि क्या वह इंफॉर्मेशन के लिए अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार है। रॉबर्ट जवाब नहीं दे पाता क्योंकि वह इस तरह अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता, लेकिन कैप्टन को उसके जवाब में कोई इंटरेस्ट नहीं थी। फिर उसने उससे कहा कि अगर वह क्रिमिनल जिसका वे तलाश कर रहे हैं वहां नहीं मिला तो वह बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। तब संजा ने बताया कि अर्थ की सरफेस के नीचे एक ह्यूमन लाइफ डिटेक्ट हुआ है और इसलिए वे क्रिमिनल हंट के लिए गए। रॉबर्ट और कैप्टन अर्थ पर उस जगह पर पहुंचे जहां लाइफ का साइन मिला था, जबकि संजा शिप की प्रोटेक्शन करने और उन्हें इंफॉर्मेशन देने के लिए था। यह काफी सरप्राइजिंग था कि अर्थ अब एक वेस्टलैंड में बदल गई है जिसमें कोई लाइफ फॉर्म नहीं है और जिस प्लेस पर वे खड़े थे उसे माउंट टाई के नाम से जाना जाता था। कैप्टन यह देखकर सरप्राइज्ड थी कि यह पॉपुलर माउंट टाई ठीक उसके सामने था। संजा ने उसे बताया कि यह माउंट टाई स्टार सिस्टम का ओरिजिन प्लेस है, वही प्लेस जहां मार्शल अलायंस के ओल्ड बूढ़ों को लेजेंडरी सैंक्चुअरी कहते हैं। कैप्टन को बिलीव नहीं हो रहा था कि उसकी आंखों के सामने जो कूड़े का ढेर है वह कभी एक लेजेंडरी सैंक्चुअरी था। वह मार्शल अलायंस के उन ओल्ड बूढ़ों से सवाल करती है कि वे अपनी होली लैंड पर कुछ सफाई क्यों नहीं करते। रॉबर्ट ने उससे कहा कि वे कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे वे पैसा न कमा सके, क्योंकि वे सभी सिर्फ बात करते हैं और कोई काम नहीं करते। संजा ईयरफोन के थ्रू उन्हें बताया कि वह जिस प्लेस पर खड़ी है वह वही प्लेस है जहां लाइफ का पता चला था। कैप्टन शॉक्ड थी क्योंकि वहां कुछ भी नहीं था। उसने उससे पूछा कि क्या वह श्योर है। संजा कहती है, हाँ, आपके ठीक नीचे। कैप्टन फिर घुटनों के बल बैठ गई और उसने अपना हाथ जमीन पर रखा। रॉबर्ट ने उससे पूछा कि वह क्या करने की प्लान बना रही है। कैप्टन ने जवाब दिया कि जो कुछ भी नीचे है वह निश्चित रूप से जीवित होगा, लेकिन अगर वह वहां दफन है तो उसका बहुत पहले ही दम घुट गया होगा। कैप्टन ने फिर अपनी इंटरनल एनर्जी को एक्टिवेट किया और तेजी से जमीन के नीचे एक ब्लास्ट किया। इधर रॉबर्ट धूल में ढका हुआ था। उसने कैप्टन से कहा कि अगली बार उसे बता दे ताकि वह सामने से हट सके। जमीन में बना छेद बहुत गहरा था। उसने फिर संजा से पूछा, क्या अभी भी कोई लाइफ का साइन मिल रहा है। संजा ने उत्तर दिया, यह अनकॉन्शियस है लेकिन अभी भी जीवित है। उसने कहा कि रॉबर्ट के नीचे काफी बड़ी स्पेस है। फिर उसने कैप्टन को इलेक्ट्रॉनिक लैडर लाने के लिए कहा, लेकिन कैप्टन ने उस पर ध्यान दिए बिना जंप लगा लिया। रॉबर्ट ने कहा, आप हमेशा बहुत गर्म दिमाग की होती है। कैप्टन फिर कहती है कि उन्हें एक साथ जाना चाहिए। वे अंडरग्राउंड पहुंचे और उनके सामने एक बहुत बड़ा दरवाजा था जिस पर किसी व्यक्ति जिसका नाम ली मोजिन था ने एक सेंटेंस लिखा हुआ था। रॉबर्ट को पता नहीं था कि उसमें क्या लिखा है। कैप्टन ने फिर संजा से इसका ट्रांसलेशन करने के लिए कहा। संजा ने उन्हें बताया कि यह एक एंशिएंट लैंग्वेज है जो लगभग 2000 साल पहले यूज की जाती थी। इस पर लिखा था, दुनिया मुझसे डरती है और द ग्रेट धार्मा टेक्निक के साथ मुझे कैद कर दिया है। अगर अपनी बेवकूफी से मुझे जगाओगे तो मौत सबसे पहले तुम्हारा वेलकम करेगी। इस सेंटेंस का मतलब यह था कि अगर तुम मरना नहीं चाहते तो दरवाजा मत खोलना। रॉबर्ट
एक्साइटेड होकर कैप्टन से कहता है कि वह हरामी क्रिमिनल तब से यहीं छिपा हुआ है, क्योंकि उसके जैसे व्यक्ति के पास ही धमकियों के लिए समय होगा। लेकिन कैप्टन ने उसे बताया कि खतरा किसी क्रिमिनल की ओर से नहीं था, क्योंकि यह एंशिएंट लैंग्वेज में लिखा गया था जो कोई नहीं समझता है। रॉबर्ट ने उसे यह बताने की कोशिश की कि यह पॉसिबल हो सकता है, लेकिन कैप्टन को बातचीत में कोई इंटरेस्ट नहीं था। हालांकि उसने इसे एक अच्छा साइन माना, क्योंकि अगर दरवाजे पर शब्द लिखने वाला व्यक्ति उन्हें इसे न खोलने की धमकी दे रहा है तो अंदर कुछ वैल्यूएबल आइटम होनी चाहिए। फिर उसने दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। जब वे अंदर गए तो सरप्राइज हो गए, क्योंकि उन्होंने स्टेयर्स के एंड पर कुछ देखा जो इंसान जैसा दिखता था, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि यह क्या है। कैप्टन काफी क्यूरियस थी कि यह क्या है, इसलिए वह यह देखने के लिए सीढ़ियां चढ़ने लगी कि आखिर यह क्या है। नीचे बैठे पर्सन का फेस पूरी तरह से दाढ़ी से ढंका हुआ था और उसके पैर क्रॉस किए हुए थे। रॉबर्ट ने कैप्टन से पूछा, क्या यह जीवित है या यह ह्यूमन है? हालांकि उसे बिलीव नहीं था कि यह अभी भी जीवित होगा, क्योंकि यह 2000 साल से दफन था। कैप्टन ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने अपनी उंगली बढ़ाई और उस पर्सन की नाक को छुआ। एक पल के लिए कोई रिएक्शन न देखकर वह और ज्यादा क्यूरियस हो गई, लेकिन उसे सरप्राइज हुआ जब अचानक बिजली की चिंगारी निकली। उसे अपनी आंखों पर बिलीव नहीं हो रहा था। जैसे ही कैप्टन ने उस पर्सन से निकलने वाली ब्लड लस्ट का एहसास किया, उसने तुरंत फाइट बैक करने के लिए अपनी मैजिकल पावर एक्टिवेट की, लेकिन यह बेकार थी। मैजिकल पावर का अचानक ब्लास्ट हुआ, जो छेद के थ्रू अर्थ से बाहर स्पेस में चला गया और इसने उनके शिप को लगभग उड़ा दिया था। संजा को पता नहीं था कि क्या हो रहा है, इसलिए उसने कैप्टन से पूछा, क्या हो रहा है? लेकिन संजा को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। उन्होंने उन्हें ईयरफोन के थ्रू कई बार बुलाया, लेकिन फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। रूम धूल से ढका हुआ था और धूल के भीतर कैप्टन के मुंह से ब्लड निकलने लगा, क्योंकि उसे इंटरनल इंजरी हो गई थी। उस अचानक हुए ब्लास्ट से उसे अपनी आंखों पर बिलीव नहीं हो रहा था, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि उसके सामने क्या हुआ था। रॉबर्ट अनकॉन्शियस होकर जमीन पर लेटा हुआ था। तभी एक अननोन पर्सन उसके सामने आया। उसने कैप्टन से कहा, तुम कौन हो जो मुझे जागने की हिम्मत कर रहे हो? लेकिन कैप्टन जवाब नहीं दे सकी, क्योंकि वह अभी भी सदमे में थी। अननोन पर्सन को आश्चर्य हुआ कि क्या वह उसे चैलेंज करने आई है। उसने सोचा, क्या उसे चैलेंज देने में केपेबल एक मार्शल आर्टिस्ट का जन्म हुआ है? फिर उसने उसे बोलने के लिए कहा और उससे पूछा कि उसे जगाने का कारण क्या है। कैप्टन को पता नहीं था कि वह क्या कह रहा है, क्योंकि वह एक वर्ड भी नहीं समझ पा रही थी। उसने रियल टाइम ट्रांसलेशन मोड को एक्टिवेट कर दिया। जब उसने जवाब नहीं दिया तो पर्सन ने उसे मारने के लिए अपना हाथ उठाया। जैसे ही कैप्टन को एहसास हुआ कि वह पर्सन उसे मारना चाहता है, उसने मॉन्स्टर के हमले को रोकने के लिए तुरंत अपनी पावर्स एक्टिवेट की। दोनों के हमले का टकराव बहुत तेज था। कैप्टन ने अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया और अटैक को ब्लॉक कर लिया। कैप्टन जोर जोर से सांस ले रही थी और उसके पास दूसरा हमला झेलने की ताकत नहीं बची थी। उसे कमर पर लगे सिस्टम से वार्निंग भी आ रही थी कि उसकी ड्राइव ओवरलोड हो चुकी है और 1.2 में से 1.14 सर्कल यूज हो चुके हैं। उसे बताया गया कि उसे तुरंत अपनी एनर्जी रिचार्ज करनी होगी। उसे अपनी आंखों पर बिलीव नहीं हो रहा था, क्योंकि उस पर्सन पर अपनी सारी एनर्जी यूज करने के बाद भी वह वैसा ही था। तब उस पर्सन ने कहा, तुमने जिस टेक्निक का यूज किया है वह क्वांटम गोल्डन समिट डिवाइन आर्ट और रेड मिस्ट डिवाइन पाल्म है। रेड मिस्ट डिवाइन पाल्म हालांकि ईमी सेक्ट की मार्शल आर्ट है, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हारे वाले में कई इम्प्यूरिटीज हैं जो बताती हैं कि तुमने इसे चोरी के माध्यम से सीखा है। कहा जाए तो तुम सिर्फ एक चोर हो जो ग्रेव को लूटता है। वह पर्सन वास्तव में खतरनाक था, इसलिए वह ऊपर की ओर उड़ गया। कैप्टन डर के मारे अवाक थी, क्योंकि वह ऐसे भयानक बीइंग के खिलाफ कुछ भी करने में अनेबल थी। लेकिन तभी कैप्टन सरप्राइज हो गई, क्योंकि वह पर्सन गिर गया था। कैप्टन को कुछ भी समझ नहीं आया कि क्या हुआ। उसी समय रॉबर्ट खड़ा हो गया। उसने कहा, वह पर्सन मर गया होगा, क्योंकि वह बिना किसी प्रोटेक्शन शील्ड के रेडिएशन के कांटेक्ट में था, इसलिए उसका मरना नॉर्मल है। यह सरप्राइज की बात है कि यह इतने लंबे समय तक जीवित कैसे रहा। संजा ने ईयरफोन के थ्रू बताया कि वह पर्सन मरा नहीं है, वह अभी भी जीवित है, उसकी सांसें नॉर्मल हैं और उसकी पल्स भी नॉर्मल है। कैप्टन शॉक्ड थी। वह एक्साइटेड थी कि वह पर्सन क्यों गिर गया। संजा ने फिर कहा, ऐसा लगता है जैसे यह एनर्जी की कमी के कारण गिर गया है। बॉडी की कंडीशन परफेक्ट है, लेकिन उसके पेट के अंदर की बैटरी खत्म हो गई है, यानी वह भूख के मारे बेहोश हो गया है। कुछ समय बाद वे लोग अपने शिप लौट आए और रॉबर्ट शॉक्ड था, क्योंकि कैप्टन ने मॉन्स्टर को पीछे छोड़ने के बजाय शिप पर लाया था। रॉबर्ट ने कैप्टन को बताया
तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने पहले ही उसकी क्रेजीनेस देखी है। यह रेडिएशन के कांटेक्ट में आने वाले कॉकरोच से भी बदतर है। कम से कम एक रेडियो एक्टिव कॉकरोच की कीमत कुछ रुपये होगी, लेकिन यह क्रेजी मॉन्स्टर किसी भी लायक नहीं है। फिर उसने पूछा, आखिर तुम इसे अपने साथ क्यों लाई? कैप्टन ने जवाब दिया, ये पैसे के लायक है और इसमें बहुत कुछ है। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वह किस बारे में बात कर रही थी। कैप्टन उनसे कहा कि आज सबसे वैल्यूएबल क्या है? संजा ने उत्तर दिया, प्राचीन मार्शल आर्ट्स। फिर जितना अधिक वैल्यूएबल होगा उतना अधिक वैल्यूएबल ये है। कैप्टन उसे बताया कि वह सही है और सिचुएशन को देखते हुए लगता है वह पर्सन लगभग 2000 साल पहले का एक एंशिएंट मार्शल आर्टिस्ट है। 2000 साल पहले एक लेजेंडरी पीरियड था जब मार्शल आर्ट्स हाईली डेवलप्ड थे। यहाँ तक कि लोवेस्ट क्लास की F और G ग्रेड टेक्निक भी कम से कम 10,000 क्रेडिट्स की होगी, लेकिन यह पर्सन F या G ग्रेड के लेवल पर नहीं है, बल्कि एक अनइमेजिनेबल ग्रैंड मास्टर है और कम से कम S रैंक या उससे भी हायर लेवल पर है। यह सुनकर रॉबर्ट काफी सरप्राइज थे, क्योंकि अगर यह पर्सन रियलिटी में S रैंक में है तब तो उनको जैकपॉट मिल गया है। लेकिन सवाल यह है कि अगर वह जाग गया तो क्या होगा? कैप्टन ने उसे कहा कि चिंता न करे, क्योंकि उसने उसे बांधने के लिए एक सेलेस्टियल सिल्क वर्म का धागा यूज किया है, जिसका यूज स्पेसशिप की रिपेयरिंग के लिए किया जाता है। यहाँ तक कि सेक्ट का लीडर भी इसे नहीं काट सकता। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वह पर्सन इसे आसानी से काटने में केपेबल था और काट भी दिया था। और उसने भयानक किलिंग इंटेंट के साथ गुस्सा दिखाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नीच ग्रेव रॉबर, मुझे डेसिक्रेट करने की? मैं तुम्हें तुम्हारी टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। कैप्टन और रॉबर्ट तुरंत डिफेंसिव पोजीशन में आ गए, लेकिन वे शॉक्ड रह गए। संजा सॉसेजेस से भरी ट्रे लेकर उस पर्सन के सामने आया। उन्हें अपनी आंखों पर बिलीव नहीं हो रहा था, लेकिन सरप्राइजिंगली उस पर्सन का गुस्सा शांत हो गया और वह सॉसेजेस को एग्रेसिवली चबाने लगा। वे सभी पीछे खड़े होकर उसे खाते हुए देख रहे थे। कैप्टन ने फिर संजा से पूछा, तुम्हें ऐसा करने का विचार कैसे आया? संजा ने उत्तर दिया, वह लंबे समय से भूखा है, इसलिए भूखे जानवर के लिए सबसे अच्छी चीज सॉसेज है। कुछ घंटों के बाद कैप्टन ने उस पर्सन को सब कुछ समझाया। उन्होंने उसे बताया कि वे ग्रेव रॉबर नहीं हैं, बल्कि बाउंटी हंटर हैं, जिन्होंने गलती से उसे जगा दिया था। और अब यह वर्ल्ड उसके समय के 2000 साल बाद का है, और अब ह्यूमंस ने एक दूसरे को हार्म पहुंचाने के दौरान दुनिया को डिस्ट्रॉय कर दिया है और स्काई में रहने का डिसाइड किया। हालांकि तब से चीजें स्थिर हो गई हैं और उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स या किसी भी वेपन की अनुमति नहीं दी है। अब केवल मार्शल आर्ट्स की अनुमति है। वह व्यक्ति सरप्राइज्ड था, क्योंकि उसे पता नहीं था कि न्यूक्लियर वेपन क्या होता है। फिर उस व्यक्ति ने पूछा, इस प्रेजेंट ईरा को क्या कहा जाता है? कैप्टन ने उत्तर दिया, यह ईरा गैलेक्टिक कैलेंडर का ईयर 1105 है। वह पर्सन गैलेक्टिक का मतलब नहीं समझ पाया और कहा, इसका मतलब तुम सभी स्काई में रहते हो? कैप्टन ने उत्तर दिया, हाँ। उसने उस पर्सन से कहा कि वह 2000 साल के बाद जागा है और उसे उनका ग्रेटफुल होना चाहिए। लेकिन उस पर्सन ने उसे डांटा और उसे रिस्पेक्टफुली बात करने के लिए कहा, क्योंकि वह कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिससे वह ऐसे बात कर सके। उसने गुस्से से पूछा, क्या तुम थर्ड रेट ग्रेव रॉबर की तरह मरना चाहती हो, जिन्होंने मुझे धोखा देने की हिम्मत की? तभी वह सभी ने एक ही समय में अपनी उंगलियां उठाईं और उसे शिप के बाहर का सीन दिखाया। और पर्सन ने बाहर देखा और उसे अपनी आंखों पर बिलीव नहीं हुआ। कैप्टन ने फिर उस पर्सन से कहा, वह वही जगह है जहां तुम पहले रहते थे, लेकिन अब यह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया है। कैप्टन ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अब आपने इसे देख लिया है, क्या आप हम पर बिलीव करते हैं? लेकिन उस पर्सन ने अपनी किलिंग इंटेंट को रिलीज करते हुए आंसर दिया, भले ही मैं बिलीव करना चाहूं, मैं बिलीव नहीं कर सकता, क्योंकि कोई रास्ता नहीं है कि वह लैंड जहां मैं खड़ा हूं वह चारों ओर तुम्हारा है। कैप्टन इस बात से काफी निराश था कि वह कितना अज्ञानी है। अचानक रॉबर्ट को कुछ डिस्गस्टिंग स्मेल आई जो उस पर्सन के बॉडी से आ रही थी। कैप्टन ने अपनी नाक बंद कर ली और उससे कहा कि वह सीख जाएगा बाद में, लेकिन पहले उसे शावर लेना चाहिए। हो सकता है कि इस प्रोसेस में उसकी हेयर कम हो जाए, क्योंकि वे कुछ समय के लिए एक साथ रहेंगे। वह पर्सन नहीं समझ पाया कि शावर का क्या मतलब है, और इस तरह कई घंटे बीत गए। वे सभी दरवाजे के सामने खड़े होकर उस पर्सन के शावर से बाहर आने का वेट कर रहे थे। रॉबर्ट ने कैप्टन से कहा, उसे अपने बालों को वैसे ही छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं अंदर से कोई मम्मीफाइड चीज बाहर ना आ जाए। लेकिन तभी वह पर्सन बाहर आया, जिसे देखकर वे सरप्राइज रह गए। वह पर्सन कोई और नहीं बल्कि एक हैंडसम लड़का था, पैक और मसल के साथ।
वह अपनी हेयर साफ करते हुए बाहर आया और फिर उसने उनसे पूछा, क्या मुझे और भी भोजन मिल सकता है? वे एक पल के लिए उत्तर देने में असमर्थ थे क्योंकि वे अभी भी अविश्वास में थे। फिर कैप्टन ने कहा, आप कौन हैं? फिर हमें दिखाया जाता है मिल्की वे के माध्यम से अपने शिप पर सवार होकर वह पर्सन जो हमारा प्रोटोगोनिस्ट है सामने के सीन से मंत्रमुग्ध हो गया। यह बिल्कुल भी स्काई जैसा नहीं लग रहा था। हालांकि उसे दुनिया के खत्म होने से दुखी थे और उसने कभी भी इसके अंत की उम्मीद नहीं की थी। अजीब बात यह है कि कैप्टन ने फिर उसके गले पर चुईटी काटी और कहा, तुम्हारी एज कितनी है? हमें तुम्हारी हाइबरनेशन एज जाननी है। कुछ मिनट के बाद मिल्की वे में तारों का एक ग्रुप जिसे PES कहा जाता है, एक स्टीरॉयड स्पेस के अंदर एक टैवर्न जिसे वाइल्ड क्रेन कहा जाता है, वहां प्रोटैगनिस्ट अग्रेसिवली सॉसेज खा रहा था। रॉबर्ट को बिलीव नहीं हो रहा था कि एक ह्यूमन इतना कुछ खाने में केपेबल है। संजा ने उसे बताया कि वह 2000 साल तक भूखा था। रॉबर्ट ने कहा, तो क्या उसे 2000 साल का भोजन खाना होगा? संजा ने उसके खाने के आधार पर उत्तर दिया, यह हो सकता है। इसलिए हमारे प्रोटैगनिस्ट ने उसी समय अपना सॉसेज खाना खत्म कर दिया। नेक्स्ट सीन में कैप्टन वाइल्ड क्रेन के इनकीपर से मिलने गई, जिसे वोंग द 18th के नाम से जाना जाता था। कैप्टन ने उससे कहा कि वह एक ब्रोकर की तलाश में है जो बहुत अमीर और स्ट्रांग हो, क्योंकि जो वह बेचने जा रही है वह बेहद एक्सपेंसिव और वैल्यूएबल है। वोंग ने अपना चिगर पीते हुए पूछा, यह कितना एक्सपेंसिव होगा जिसके लिए तुम इतनी बेचैन हो गई हो? कैप्टन ने जवाब दिया, कितना वैल्यूएबल होगा 2000 साल पुरानी मार्शल आर्ट्स का पूरा कलेक्शन? कैप्टन की बात सुनकर वांग सरप्राइज्ड हो गई। फिर कुछ मिनट बाद जब वह रूम से बाहर आई तो एक पल के लिए चुप्पी छा गई। फिर गार्ड ने वांग से पूछा, क्या उसने जो कहा वह रियलिटी है? यदि ऐसा है तो 2000 साल पहले की एस रैंकर का मूल्य बहुत मूल्यवान होना चाहिए। वांग ने उसे बताया, यह 0 क्रेडिट के लायक है, क्योंकि अगर ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती हैं तो अकेले एक पुस्तक से एक ग्रह और उससे भी अधिक खरीदा जा सकता है। फिर भी केवल एक मिड टियर बाउंटी हंटर ने इसे पकड़ लिया है। यह बकवास है। वोंग ने अपने गार्ड से कहा, उन्हें बस बाहर निकाल दो। कैप्टन फिर उनकी क्रूज टेबल पर पहुंची। उन्होंने रॉबर्ट से पूछा, संजा कहां गई है? रॉबर्ट ने कहा, वह सप्लाई खरीदने गई है। फिर रॉबर्ट ने कैप्टन से कहा, बातचीत सफल रही। कैप्टन ने उत्साहपूर्वक उत्तर दिया, सब ठीक रहा। उन्होंने कहा कि वह तुरंत हमसे कांटेक्ट करेंगे अगर कोई खरीदार मिल गया है तो। उसने हमारे प्रोटैगनिस्ट की ओर देखा और सरप्राइज्ड हो गई क्योंकि उसने सारा खाना अकेले ही खा लिया था। रॉबर्ट ने कहा, लकी वह उसी समय रुक गया। कैप्टन को यह भी नहीं पता था कि वह खुद को कैसे एक्सप्रेस करे। यदि पैसों के लिए नहीं होता तो पहले ही उसे सोड़ दिया होता। लेकिन तभी दरवाजा खुला और पर्पल और ब्लैक कलर के कपड़े पहने कुछ लोग अंदर आए। वे सभी मैजेस्टिक और मिस्टीरियस लग रहे थे। कैप्टन सरप्राइज्ड थी उन्हें देखकर, क्योंकि वे हेवनली डीमन सेक्ट के लोग थे जो अपनी एक आंख पर स्कैनर जैसा कुछ लगाकर चारों ओर देख रहा था। कैप्टन और रॉबर्ट चुपचाप यह देख रहे थे क्योंकि वह टकला आदमी रेड वुल्फ स्क्वाड का लीडर था। उसका नाम सैंजन वू युए था और रॉबर्ट रेड वुल्फ स्क्वाड को देखकर हैरान था क्योंकि वे डेमन सेक्ट के इंस्पेक्टर थे, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वे यहाँ क्यों आए थे। फिर कैप्टन ने उसे बताया कि वे ट्रैकिंग में स्पेशलाइज्ड हैं, इसीलिए वे किसी का पीछा कर रहे होंगे। हमारे प्रोटैगनिस्ट ने उससे पूछा, क्या वह डेमन सेक्ट जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो पॉसिबली हेवनली डेमन सेक्ट है? कैप्टन ने बेपरवाही से जवाब दिया और उससे पूछा, तुम हेवनली डेमन सेक्ट को कैसे जानते हो जबकि तुम 2000 साल से सो रहे थे और उस समय हेवनली डेमन सेक्ट अस्तित्व में भी नहीं थी? लेकिन हमारे प्रोटैगनिस्ट ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे यह जानकर हैरानी हुई कि लोग भाग नहीं रहे थे, क्योंकि अगर वे वास्तव में डेमन सेक्ट के मेंबर होते तो लोगों को घबराकर भाग जाना चाहिए था। फिर कैप्टन ने बताया, लोगों के पास ऐसा करने का कोई कारण नहीं है। हालांकि हेवनली डेमन सेक्ट की अपनी विचित्रताएं हैं, लेकिन वे खुद को पूरे यूनिवर्स में सबसे प्रमुख ऑर्थोडॉक्स सेक्ट के रूप में गर्व से पेश करते हैं और वे वास्तव में सर्वश्रेष्ठ हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट अविश्वास में था कि हेवनली डेमन सेक्ट अब एक ऑर्थोडॉक्स सेक्ट बन गई है। वह इस बात से बेहद खुश था कि वह सपना जो हमेशा बहुत दूर और खाली लगता था आखिरकार सच हो गया था। इस बीच वे लोग किसी की तलाश में इनके चारों ओर देख रहे थे। कुछ लोग आत्मविश्वास से उनकी ओर देख रहे थे, जबकि अन्य अपना चेहरा छिपा रहे थे। वो युए फिर उस आदमी के पास पहुंचा जो अपना चेहरा छिपा रहा था और उसने उसे ऊपर देखने के लिए कहा। उस आदमी ने निर्देशानुसार ऊपर देखा। उस पर्सन की डिटेल्स वुयू के स्कैनर में आ गईं
वह 52.7 डिग्री सेल्सियस की आंतरिक ऊर्जा वाला एक मेल था। उसके पास 5 स्टार ब्लैकबर्ड मार्शल आर्ट थी और वह रॉबरी और वायलेंस के चार्जेस में वांटेड था, जिससे वह एक लेवल 2 का क्रिमिनल बन गया था। वू युए ने उस पर्सन से कहा, आज तुम्हारा लकी डे है क्योंकि तुम हमारे टारगेट नहीं हो, लेकिन तुम्हें मार्शल अलायंस के पास जाकर सरेंडर कर देना चाहिए क्योंकि तुम अभी भी एक क्रिमिनल हो, वरना तुम्हारे फैमिली को भुगतना पड़ेगा। तभी कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। वू युए को यकीन नहीं हो रहा था कि हमारा प्रोटैगनिस्ट उसके सिर पर हाथ फेर रहा था और वह बहुत खुश था क्योंकि उनका इम्पॉसिबल सा ड्रीम आज की युवा पीढ़ी के लिए हकीकत बन गया था। उसके इस कार्य ने सभी को चौंका दिया। इनमें मौजूद सभी लोग यह विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि ऐसा कुछ उनकी आंखों के सामने हो रहा था। हमारे प्रोटैगनिस्ट ने इसे यंग जनरेशन की एक अचीवमेंट माना। उसने उस लड़के का सिर पकड़ लिया और कहा, इन यंगस्टर्स ने इतना बड़ा कद हासिल करने के लिए कितना सफर किया होगा। उधर वू युए अपने गुस्से में था। उसने इनके लोगों से पूछा, क्या इस बच्चे के को कोई इंटेलिजेंस इश्यू है? रॉबर्ट आगे बढ़ा और हकलाते हुए वू युए से कहा, उनके पास इंटेलिजेंस इश्यू नहीं है, ये बस इतना है कि उसके सोशल स्किल्स में थोड़ी कमी है। फिर वू युए ने हमारे प्रोटैगनिस्ट से कहा, बच्चे, तुम्हें पता होना चाहिए कि आज तुम्हारा भी लकी डे है। अगर मैंने तुम्हारे शरीर से मार्शल आर्ट की थोड़ी सी भी एनर्जी सेंस की होती तो तुम पहले ही टुकड़ों में बिखर गए होते। उसने फिर कोशिश की कि हमारे प्रोटैगनिस्ट का हाथ उसके सिर से हटा दे, लेकिन वह उसे हिला नहीं पा रहा था। उसे अंदाजा नहीं था कि क्या हो रहा है। हमारे प्रोटैगनिस्ट बिल्कुल भी नहीं हिल रहे थे, चाहे वू युए ने उसे दूर करने की कितनी भी कोशिश की हो। यहाँ तक कि रॉबर्ट और कैप्टन को भी नहीं पता था कि क्या हो रहा है। तभी वू युए को रियलाइज हुआ कि वह केवल रो पावर का यूज करके उसे हटा पाने में असमर्थ था। इसलिए उसने अपनी एनर्जी को एक्टिवेट कर दिया। उसकी इंटरनल एनर्जी ड्राइव एक्टिवेट हो गई और ब्लड वुल्फ डेमन आर्ट को अधिकतम स्तर पर ले आया। उसने भयानक मात्रा में एनर्जी का ब्लास्ट किया और हमारे प्रोटैगनिस्ट की ओर मैजिकल पावर फैला दी। यह देखकर हर कोई चौंक गया। उसके अंडरलिंग्स भी हैरान थे। हमारा प्रोटैगनिस्ट तेजी से वहां लौट आया जहां कैप्टन और रॉबर्ट था और वू युए के सामने पूरी तरह से ठीक खड़े थे। वू युए को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। कैप्टन ने कहा, ऐसा लगता है कि वू युए अच्छी हालत में नहीं है। वू युए ने हमारे प्रोटैगनिस्ट से उसकी पहचान पूछी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह अभी भी जीवित है, क्योंकि उसने अपनी पावर के ब्लास्ट से उसे तुरंत मारने का इरादा किया था। जब उसने हमारे प्रोटैगनिस्ट के डिटेल्स निकालने की कोशिश की तो उसे महसूस हुआ कि उसके बारे में सब कुछ अनकन्फर्म्ड था। उसका जेंडर, आंतरिक ऊर्जा और मार्शल आर्ट सभी अनकन्फर्म्ड थे और वह उसके डेटाबेस सिस्टम में रजिस्टर्ड भी नहीं था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जीरो इंटरनल एनर्जी वाला एक प्योर नेचुरल बीइंग अभी भी जीवित है, उस पर हमला करने के बाद भी। फिर हमारे प्रोटैगनिस्ट ने उससे कहा, ऐसा लगता है तुमने सिर्फ ब्लड वुल्फ डेमन आर्ट का इस्तेमाल किया है। ये हेवेनली डेमन बॉडी कल्टीवेशन आर्ट में लोवेस्ट लेवल की मार्शल आर्ट है, लेकिन फिर भी ये एडमिरेबल है कि इसे अब तक पास डाउन किया गया है। हालांकि यह अफसोस की बात है कि तुम्हारी इंटरनल एनर्जी और क्वी में हार्मनी नहीं है, क्योंकि तुम्हारा प्रशिक्षण तरीका दोषपूर्ण है। लेकिन आज मुझसे मिलना तुम्हारे लिए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, इसलिए मुझे पर्सनली इसे ठीक करने दो। फिर वह आगे बढ़ा, लेकिन वू युए उसने उसे पागल कहा और अपनी एनर्जी एक्टिवेट कर दी। लेकिन जैसे ही उसने हमारे प्रोटैगनिस्ट पर हमला करने के लिए पहले अपने रेड वुल्फ स्ट्राइक का यूज करने की कोशिश की, उसने एक कदम उठाए बिना ही उसे डॉज कर लिया। उसने कई हमले किए, लेकिन वे सभी फ्रूटलेस थे, क्योंकि वह हमारे प्रोटैगनिस्ट के कपड़ों को भी छूने में अनेबल था। उसने अपनी तकनीक को रेड वुल्फ ब्लास्ट में बदल दिया, लेकिन रिजल्ट वही था। यह देखकर कि यह काम नहीं कर रहा था, उसने रेड वुल्फ ट्रेमर वेव और रेड वुल्फ घोस्ट क्लॉ में स्विच किया, लेकिन वह अभी भी हमारे प्रोटैगनिस्ट को हिट करने में अनएबल था। वह जितना सोच सकता था उससे कहीं अधिक फास्ट था। हमारे प्रोटैगनिस्ट ने वू युए की ताकत और वीकनेस का ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया और उसके हमलों से बचते हुए देखा कि उसके पास इनफ इंटरनल एनर्जी थी। हालांकि कुछ गड़बड़ थी। जैसे ही उसने फिर से हमला करने की कोशिश की, हमारे प्रोटैगनिस्ट ने उसका सिर पकड़ लिया और उसे जमीन पर पटक दिया। उसने उससे कहा, अपनी बकवास बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारी स्किल्स कच्ची हैं। यह देखकर इनके अंदर मौजूद सभी लोग अविश्वास में थे और किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। और हमारे प्रोटैगनिस्ट ने तब हमें बताया कि उसने स्किल्स ठीक से सीख लिया है, लेकिन उसने इसे समझे बिना सीखा है। फिर उसने उसे बताया कि ट्रू मार्शल आर्ट केवल नकल करने के बारे में नहीं है, यह उन्हें अडॉप्ट करने और उन्हें अपना बनाने के बारे में है। फिर उसने उससे कहा कि अगर वह समझता है तो उठ जाए,
लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। जैसे कि आप उससे कैसे उठने की उम्मीद करते हैं जब आप उसके सिर को जमीन पर पटकने के लिए इस तरह के पावर का यूज करते हैं। वे भी अविश्वास में थे, लेकिन वे सभी उसे नीचे ले जाने के लिए दौड़ पड़े क्योंकि उसने उनके प्लाटून लीडर पर हाथ उठाने का साहस किया था। इसके बाद जो हुआ वह काफी क्रूअल था। कुछ घंटों के बाद हेवनली डीमन सेक्ट के डिस्ट्रिक्ट 22 में इनमें जो क्रूअल सीन हुआ था वो रिप्ले किया गया। ये वास्तव में शॉकिंग था। यहाँ तक कि हेवनली डीमन सेक्ट के डिस्ट्रिक्ट 32 के कमांडर को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। हेवनली डीमन सेक्ट के डिस्ट्रिक्ट 32 के कमांडर, जिसका नाम जोंग RTO है, ने जब देखा तो यह घटना अविश्वसनीय थी। जो कैमरामैन के जरिए क्या हुआ ये रिपोर्ट बनाने आए आदमी ने उन्हें बताया कि सौभाग्य से वू युए और उसके दस्ते को केवल गंभीर चोटें आईं। उनका जीवन खतरे में नहीं है, लेकिन RTO ने इसे एक भाग्यशाली घटना नहीं माना क्योंकि वे एक अजनबी के खिलाफ फाइट में बुरी तरह हार गए थे। जो व्यक्ति रिपोर्ट करने आया था वह डिस्ट्रिक्ट 22 का सीनियर एल्डर है, जिसका नाम जो चानरो है। RTO ने चानरो से कहा, क्या यह सच है कि हर्न्स मार्शल अलायंस के डेटाबेस में वह रजिस्टर नहीं है? चानरो ने हाँ में जवाब दिया। हालांकि उसके कंपेनियन रजिस्टर थे। वे बाउंटी हंटर का एक ग्रुप है जिन्हें एस डेविल के रूप में जाना जाता है। वे मुख्य रूप से B क्लास या लोअर क्लास क्रिमिनल को साफ करते हैं और टीम का लीडर सरयोंग नाम के एक व्यक्ति द्वारा किया जाता है। उसे ब्लेजिंग डेविल का निकनेम दिया गया है और वह एक फेमस बाउंटी हंटर है जो ऑर्थोडॉक्स और अनऑर्थोडॉक्स दोनों दुनियाओं में फैला हुआ है। हालांकि घटना के बाद उन्होंने वाइल्ड क्रेन को छोड़ दिया था, लेकिन उन्हें अभी भी ट्रैक किया जा सकता है। चुनरॉक ने फिर पूछा, कमांडर, क्या उन्हें ट्रैकर टीम भेजनी चाहिए? लेकिन कमांडर ने जवाब नहीं दिया क्योंकि वह इसे पर्सनली संभाल लेंगे। कमांडर आगे बढ़े और उन्होंने अपने सामने हरे बटन को दबाया। एक स्क्रीन पर कोई दिखाई दे रहा था। फिर वह व्यक्ति कमांडर के सामने आ गया। उस व्यक्ति ने कमांडर से कहा, शायद आपके पास हमारे ग्रीनवुड ग्रुप के लिए एक रिक्वेस्ट है। कुछ समय बाद कैप्टन और उसका ग्रुप मिल्की वे के माध्यम से अपना शिप चला रहे थे और हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने भोजन की प्रतीक्षा करते हुए एक फोर्क और नाइफ पकड़ रहा था। उसी समय कैप्टन और रॉबर्ट उसके सामने खड़े थे, उसे देखते हुए। रॉबर्ट ने कैप्टन से कहा, सच कहूं तो तुम भी उतने ही डरे हुए हो जितना कि मैं इस समय डरा हुआ हूं। लेकिन कैप्टन को पता नहीं था कि वह किस बारे में बात कर रहा है। रॉबर्ट ने उससे कहा, यह सरप्राइज की बात है कि हमारा प्रोटैगनिस्ट कितना स्ट्रांग है, क्योंकि वह एक A रैंक का मार्शल आर्टिस्ट होने के बावजूद वूयू और रेड वरूहू प्लाटून को एक ही झटके में ढेर करने में सक्षम है। फिर कैप्टन ने कहा, अगर वह उनसे गंभीरता से लड़ती तो वह भी जीत सकती थी। हालांकि वे A रैंक के हो सकते हैं, लेकिन वे सबसे लोवेस्ट लेवल पर हैं। इसमें रॉबर्ट ने यह भी कहा, अगर वह अपनी जान की बाजी लगा दे तो वह उन्हें थोड़ा सा खरोंचने में सक्षम हो सकता है, लेकिन हमारे प्रोटैगनिस्ट ने उन्हें मक्खियों की तरह एक तरफ फेंक दिया। कैप्टन फिर हमारे प्रोटैगनिस्ट की ओर चला गया और उसने अपना हाथ मेज पर पटक दिया। उसने उससे कहा, हमें बात करने की जरूरत है। लेकिन हमारे प्रोटैगनिस्ट ने सीरियस होते हुए उसकी ओर देखा और उसने उससे कहा, वह केवल तभी बात करेगा जब खाना मिलेगा। लेकिन वह अपने पैरों को क्रॉस करके बैठ गया और उसने जोर देकर कहा, हमें खाने से पहले बात करनी चाहिए। फिर उसने उससे कहा, तुम्हारा नाम क्या है? रॉबर्ट ने उससे कहा, मैं सुझाव दूंगा कि वह पहले ऑनरिफिक वर्ड्स का यूज करे, लेकिन कैप्टन ने उसकी बात नहीं सुनी। फिर उसने हमारे प्रोटैगनिस्ट से कहा, क्या तुम बहरे हो? तुम्हारा नाम क्या है? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद संजा सॉसेज से भरी एक ट्रे लेकर पहुंची। हमारे प्रोटैगनिस्ट ने देखा, लेकिन कैप्टन ने उससे कहा, जब तक हमारी बातचीत पूरी न हो जाए तब तक तुम खाना खाने के बारे में मत सोचो। उसने फिर उससे उसका नाम पूछा, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। रॉबर्ट ने उसे बताया, कम से कम पहले उसे आराम से खाने देना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब कुत्ता खाना खा रहा हो तो उसे परेशान नहीं करना चाहिए। लेकिन कैप्टन को कोई परवाह नहीं थी। एक पल की चुप्पी के बाद हमारे प्रोटैगनिस्ट ने उसे बताया, मेरा नाम ली मूजिन है और अब से हम अपने प्रोटैगनिस्ट को मूजिन बुलाएंगे। जहां तक कैप्टन की बात है तो हम उसे सेरियोंग बुलाएंगे। फिर उसने मूजिन से उसकी आइडेंटिटी के बारे में पूछा या उसका पिछला प्रोफेशन क्या था, लेकिन एक पल के लिए कोई जवाब नहीं मिला। मूजिन ने उत्तर दिया, मेरा पिछला प्रोफेशन सुप्रीम हेवनली डीमन है। सेरियोंग कहता है, ये आदमी क्या बोल रहा है? क्या हमने उसे खराब हॉट डॉग्स या कुछ और खिलाया है? लेकिन अचानक शिप का इमरजेंसी अलार्म बजने लगा। सेरियोंग और रॉबर्ट सरप्राइज्ड थे क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि क्या हो रहा है। संजा, जो शिप की सिक्योरिटी एक्सपर्ट थी, ने उन्हें बताया कि कोई उन्हें करीब से निशाना बना रहा है।
सीरियोंग जल्दी से यह देखने के लिए दौड़ा कि क्या हो रहा है। उसने कहा, मुझे पता था कि यह हेवनली डीमन सेक्ट होना चाहिए जो रिवेंज लेने के लिए आया होगा क्योंकि मूजिन ने रेड वुल्फ प्लेटून को हराया था। लेकिन संजा ने उसे बताया कि उन पर हमला करने वाले लोग हेवनली डीमन सेक्ट नहीं है, बल्कि यह ग्रीनवुड है। उनके शिप एक ही समय में मल्टीपल शिप से घिरे हुए थे, जिनमें से एक शिप मेन शिप के सामने खड़ा था। ग्रीनवुड के 72 स्ट्रॉन्गहोल्ड्स के गैलेक्सी डिवीजन का लीडर है, जिसका निकनेम ब्लैक टाइगर क्रेसेंट मून किम संग बॉम है। एक आदमी ने उसे बताया कि एस डेविल शिप कंफर्म हो गई है और बाउंटी हंटर को घेर लिया गया। फिर उसने सन बॉम से पूछा, क्या उन्होंने ईएमपी कैप्चर कर लिया है? क्या हमें फायर करना चाहिए? सन बॉम ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने उससे पूछा, क्या जिस शिप को उन्होंने घेरा है वह वास्तव में बाउंटी हंटर के ओनरशिप में है? और उस आदमी ने हाँ में जवाब दिया। उनकी इन्वेस्टिगेशन के अनुसार वे मुख्य रूप से गैलेक्सी के बाहरी इलाके में काम करते हैं और उनका लीडर कोई है जिसे ब्लेजिंग डेविल सीरियोंग कहा जाता है। सनबॉम सोच रहा था कि हेवनली डीमन सेक्ट इतने छोटे ग्रुप से क्यों परेशान होगा। यही कारण था कि उन्होंने सीरियोंग के शिप को घेर लिया था, क्योंकि उन्हें हेवनली डीमन सेक्ट से एक बाउंटी का रिक्वेस्ट मिला था। यह रिक्वेस्ट कैप्चर करने के लिए नहीं था, बल्कि सीरियोंग और उसके क्रू मेंबर्स को एग्जिस्टेंस से मिटाने के लिए था। उन्होंने रिक्वेस्ट को अजीब समझा और उन्हें विश्वास था कि निश्चित रूप से कुछ चल रहा था। उन्हें बिलीव था उनके पास इस कार्य को स्पेसिफिकली सौंपने का एक कारण है, इस फैक्ट के बावजूद कि हेवनली डीमन सेक्ट जान लेने में उनसे अधिक स्किल्ड है। इसलिए उन्हें यकीन था कि एस डेविल शिप में एक ट्रैप होना चाहिए। हालांकि वे शिप की भीड़ से घिरे हुए थे, लेकिन सीरियोंग ने डर का कोई लक्षण नहीं दिखाया। उसने सोचा कि वे उन्हें लूटने आए हैं क्योंकि वे बैंडिट हैं। लेकिन रॉबर्ट ने उससे कहा कि उसे डाउट है कि वे यहाँ लूटने आए हैं, क्योंकि वे इतने बड़े बेड़े को इधर उधर खींच रहे हैं। इसलिए उनका लक्ष्य लूटना नहीं होगा, क्योंकि वे बेहद गरीब हैं और उनके लिए कोई लाभ नहीं होगा। सीरियोंग समझ गया कि वह क्या कहना चाह रहा है। फिर उसने आत्मविश्वास से कहा, वैसे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे ग्रीनवुड स्कमबैग रॉबर हैं। हम उनको हरा देंगे। अगर वे हमारे रास्ते में आते हैं तो उन्हें बाहर फेंक देंगे। लेकिन तभी संजा ने बताया, उन्हें हराना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि वे ग्रीनवुड के 72 स्ट्रॉन्गहोल्ड्स गैलेक्सी डिवीजन का हिस्सा हैं और ऐसा लग रहा है कि पूरे डिवीजन को मोबिलाइज किया गया है। यह सुनकर सीरियोंग कहता है, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? क्या उन्होंने वास्तव में पूरे गैलेक्सी डिवीजन को मोबिलाइज किया है? तो क्या इसका मतलब यह है कि डिवीजन का लीडर ब्लैक टाइगर संग बॉम भी यहाँ है? फिर उसने बिना किसी डर के कहा कि वह संग बॉम को आसानी से नहीं हरा सकती। रॉबर्ट ने उससे कहा, यह निश्चित रूप से आसान नहीं है। अगर तुम उसके खिलाफ खड़ी होती हो तो 3 अटैक्स में ही मारी जाओगी। फिर सीरियोंग ने गुस्से में रॉबर्ट से कहा, यह उतना बुरा नहीं है, क्योंकि अगर मैं ठान लूं तो मैं अभी भी लड़ सकती हूँ। रॉबर्ट जानता था कि वह सिर्फ स्ट्रॉन्ग होने का अभिनय कर रही थी, इसलिए उसने उससे कहा, हमें जल्दी से सरेंडर कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। फिर सीरियोंग ने एक पल के लिए सोचा। फिर उसने उन सभी से कहा कि वे अब से उसके कमांड का पालन करें। उसने उनसे कहा कि वह एनिमी के शिप की एनर्जी को कट ऑफ करने और उन्हें इनकैपेसिटेट करने के लिए ईएमपी कैप्चर राउंड फायर करने की अनुमति देगी। फिर वह उन्हें भी अनुमति देगी कि वे वेपन से लैस होकर एनिमी के शिप पर चढ़ें। वे एनिमी को उनके शिप की तलाशी लेने देंगे और यदि एनिमी चाहेगा तो जीवित रहने के लिए कुछ भी अननेसेसरी दान कर देंगे। रॉबर्ट वही कर रहे थे जो सीरियोंग ने कहा था। उधर मूजिन अराजकता के बीच सरेंडर करने के अलावा केओस शिप के सामने के अमेजिंग सीन को देखकर शॉक्ड रह गया। सीरियोंग उसके पास आया और उसके कंधे को थपथपाया। उसने उससे कहा कि जब ईएमपी हिट करेगा तो शिप थोड़ा हिलेगा, इसलिए उसे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि उन पर कोई डिस्ट्रक्टिव पावर का यूज नहीं किया जाएगा। स्पेस लॉस के अनुसार लड़ाई में डिस्ट्रक्टिव पावर का यूज करने से मना किया गया था। सीरियोंग ने उसे छोड़ दिया, क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या कह रही थी। उसने उससे इंटरफियर न करने के लिए कहा, क्योंकि एनिमीज वही करेंगे जो वे चाहते हैं, उसे लेने के बाद चले जाएंगे। लेकिन अगर लड़ाई छिड़ जाती है और चीजें बढ़ती हैं, तो वह उनके जीवित रहने की गारंटी नहीं दे पाएगी। फिर उसने संजा से पूछा, क्या हमारा शिप पहले ही बंद हो चुका है? अगर ऐसा मामला है तो हमें हमले के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन संजा ने चौंकते हुए कहा, वे लोग जो फायरिंग कर रहे हैं वह ईएमपी नहीं था, बल्कि यह एक शिप था जो फोटोन कैनन को डिस्ट्रॉय कर रहा था, जो इंडिकेट करता है कि वे उन्हें मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। उसी समय ग्रीनवुड शिप पर एक आदमी ने संग बॉम को बताया कि वे फोटोन कैनन का यूज करके स्पेस रेगुलेशंस का उल्लंघन कर रहे थे। इससे बाद में प्रॉब्लम हो सकती है।
इसलिए उन्होंने सुझाव दिया कि उन्हें चुपचाप पकड़ लेना चाहिए और उनका डिस्पोज कर देना चाहिए। लेकिन संग बॉम ने उनसे कहा, नहीं, उन्हें मिशन के बारे में नहीं भूलना चाहिए, इसलिए बेहतर होगा कि उन्हें धूल में मिला दिया जाए, क्योंकि वे सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले सकते हैं। कस्टमर के लिए हेवनली डीमन सेक्ट। इसलिए उन्होंने एस डेविल शिप पर एक ही समय में गोली चलाने के लिए तैयार होने का आदेश दिया। उधर सिरयुंग ने घबराते हुए संजा से पूछा, क्या वे भागने की प्लानिंग कर सकते हैं? संजा ने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वे सभी तरफ से घिरे हुए थे। उसने फिर से पूछा, क्या वे शील्ड के साथ हमले को रोक सकते हैं? लेकिन संजा ने उसे बताया, ये काम नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने पैसों के लिए शिप के कुछ पार्ट को बेच दिया है। सिरयुंग को ऐसा लग रहा था जैसे अब हम फंस गए हैं। उसी समय फोटोन कैनन की एनर्जी पूरी तरह से चार्ज हो गई थी। फिर संग बॉम ने उसे फायर करने का आदेश दिया और एनर्जी को सीधे उनके शिप पर गोली मार दी गई। उस समय वे सभी निराश थे और उन्होंने मौत को एक्सेप्ट कर लिया था। तभी इम्पैक्ट से एक इंटेंस एक्सप्लोजन हुआ, लेकिन संग बॉम को आश्चर्य हुआ कि शिप अनहार्म्ड बाहर आ गया, क्योंकि उसे एक अन्य बड़े शिप ने रोक दिया था। यह शिप उस लड़की का था जिसके हाथ में भाला था, और उस लड़की को एलेना के नाम से जाना जाता है, लेकिन वह अपने निकनेम 18वीं फुट फाइटिंग गोस्ट के नाम से पॉपुलर है। और में सिरयुंग, रॉबर्ट और मूजिम एलेना को देखकर सरप्राइज्ड थे। यहां तक कि संग बॉम को भी नहीं पता था कि वह यहां क्यों है। शिप ड्राइवर ने संग बॉम को बताया कि जिस शील्ड का यूज उसने उनके हमले को रोकने के लिए किया था, वह एक टेराफॉर्मेशन शील्ड है। हालांकि यह एक पावरफुल शील्ड है, लेकिन वे इसे पेनिट्रेट कर सकते हैं अगर वे फोटोन कैनन की पावर बढ़ा देते हैं। इसलिए उसने संग बॉम से पूछा कि क्या उन्हें रिचार्ज करना चाहिए, लेकिन संग बॉम ने उससे कहा कि केवल एक कॉकरोच से निपटने के लिए स्पेस वॉर स्टार्ट करना एक बुद्धिमानी भरा डिसीजन नहीं है, क्योंकि एलेना ऐसी पर्सन नहीं है जिसे वे इजीली हैंडल कर सकें। टेलीपोर्टेशन स्टार्ट करो, उसने कहा। इधर रॉबर्ट ने सेरियोंग से पूछा कि क्या वह जानती है कि वह यहां क्यों है, लेकिन सेरियोंग को भी नहीं पता था। ये तो और ज्यादा हैरान करने वाली बात थी कि उसने उन्हें बचा लिया। अगर उसने फोटोन कैनन को ब्लॉक नहीं किया होता तो एस डेविल के शिप में वे सभी अब तक एटोमाइज्ड हो गए होते। तभी संग बॉम अपने शिप से टेलीपोर्ट होकर अपनी सिस्टर एलेना से मिलने आया। उसने कहा, बहुत समय हो गया सिस्टर एलेना, लेकिन एलेना ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर संग बॉम ने कहा, निश्चित रूप से मुझे आशा है कि आप मुझे नहीं भूली हैं। उसने तब उसे बताया कि वह उस छोटे भाई किम के बॉम है, और उसने 2 साल पहले उनकी मॉम के बर्थडे पर उसका ग्रीट किया था। एलिना को उसकी बकवास में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए उसने उसे चले जाने के लिए कहा। संग बॉम उसकी बातों से सरप्राइज्ड था। फिर उसने फॉर्मली अपना इंट्रोडक्शन देने का फैसला किया। हालांकि इस बार उसने अपने भाई के रूप में नहीं, बल्कि ग्रीनवुड के 72 स्ट्रॉन्गहोल्ड्स के गैलेक्सी डिवीजन के लीडर के रूप में खुद को इंट्रोड्यूस किया। उसने एलेना से कहा कि उसे चले जाने के लिए कहना, ग्रीनवुड के सभी लोगों को चले जाने के लिए कहना है, लेकिन वह इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। एलेना ने कुछ नहीं कहा, बल्कि वह सीधे वॉर के लिए तैयार अपनी ऑरा रिलीज करने लगी। रॉबर्ट उन्हें शिप से देख रहा था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वे फाइट करने वाले हैं। लेकिन सेरियोंग ने उससे कहा कि यह इजी बैटल नहीं होगी, क्योंकि ग्रीनवुड के लिए भी एलेना को आसानी से हराना मुश्किल होगा। उसने कहा, एलेना से अकेले निपटना कठिन है, और अगर ग्रीनवुड अनफॉर्चुनेट है तो उसकी मॉम लायनेस भी पीछे से कूद पड़ेगी। लेकिन रॉबर्ट को पता नहीं था कि मॉम लायनेस से उसका क्या मतलब था। फिर संग बॉम ने एलेना से कहा, तुम हमेशा की तरह ही हो, हमेशा कॉन्वर्सेशन करने के लिए फर्स्ट का सहारा लेती है। लेकिन उसने तुरंत सरेंडर कर दिया। उसने उससे कहा कि वह रिलैक्स करे और वह लड़ना नहीं चाहता है। संग बॉम अच्छी तरह से जानता है कि यदि वे लड़ते हैं तो इससे केवल नुकसान होगा, और एस डेविल शिप को नीचे ले जाने जैसे घटिया काम के लिए हारना इसके वर्दी नहीं है। फिर उसने उससे कहा कि उन्हें इसे पीसफुली रिजॉल्व करना चाहिए। उसने उससे पूछा कि क्या एस डेविल शिप उसका टारगेट है। अगर ऐसा है तो वे इसे उसे सौंप देंगे। एलिना एस डेविल शिप के पास गई और उसने सीकर के थ्रू उनसे कहा, हैंडओवर कर दो या हर कोई मारा जाएगा। लेकिन सीरियोंग ने कहा, वह किस बारे में बात कर रही है। यहां तक कि रॉबर्ट ने भी सोचा कि वह उन्हें लूटना चाहती है। अगर ऐसा है तो हमारे पास ऐसा क्या है कि वे हम पर हमला करने के लिए इतने आतुर थे। फिर उसने सीरियोंग से पूछा कि क्या उसने उन्हें बताए बिना कुछ वैल्यूएबल चीज छिपाई है, लेकिन वह खुद जानता है कि ऐसा नहीं था, क्योंकि उनके पास कोई वैल्यूएबल चीज नहीं है, और शिप पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो एलेना जैसे एस रैंक बाउंटी हंटर को अट्रैक्ट कर सके। सीरियोंग ने फिर मूजिम से पूछा कि शायद वह एलेना को जानता हो सकता है कि उसका अतीत में कोई अफेयर रहा हो या उसने डेट किया हो।
और भागने से पहले उनका ब्रेकअप हुआ हो। लेकिन मूजिम ने सेरियोंग से कहा कि एलेना उसकी वजह से नहीं आई है, ये शायद उस बच्चे की वजह से है। वे सब पलटे, लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखा। मूजिम फिर बोला, बच्चे, अपने आप को दिखाओ, डरने की कोई बात नहीं है। अचानक एक लड़की शैडो के भीतर से अपना कंसीलमेंट रिमूव करते हुए प्रकट हुई। इसे देखकर रॉबर्ट और सेरियोंग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सके। चीजें और खराब हो गईं, क्योंकि उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि वह कौन है। मूजिम ने उनसे कहा कि वह इनके अंदर से उनका पीछा कर रही थी, लेकिन उसने उसे छोड़ दिया क्योंकि उसकी प्रेजेंस थी, लेकिन कोई फॉर्म नहीं था। वह उसके द्वारा यूज की गई एडवांस टेक्निक से काफी प्रभावित था, क्योंकि वह न केवल खुद को बल्कि अपनी ब्रेथ को भी छुपाने में केपेबल थी। ये ऐसा था जैसे पिछले कुछ वर्षों में मार्शल आर्ट्स डेवलप हो गई हो। लेकिन तभी संजा ने उसे बताया कि उसने जो यूज किया वह एक स्टेल्थ टेक्निक नहीं है, बल्कि उसने एक स्टेल्थ रिंग पहन रखी है। यह एक क्वांटम टेक्नोलॉजी है और यह रियली एक्सपेंसिव है। लेकिन सीरियों को इसकी परवाह नहीं थी कि यह महंगी है या नहीं। इसलिए उसने लड़की से पूछा कि वह कौन है और शिप पर छिपने के पीछे उसका इरादा क्या है। यह सुनकर लड़की हकलाते हुए सीरियों से बोली कि उसका नाम हुआरिन है, लेकिन सीरियों को उसके नाम में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसने फिर उससे पूछा, क्या वह अन लोगों की टारगेट है? शायद हाँ, और जब तक वह जिंदा है तब तक वे लोग पीछा करते रहेंगे। उसका नाम सुनते ही रॉबर्ट ने उसे तुरंत पहचान लिया, क्योंकि वह प्रोनोसियन की मेन वोकलिस्ट है। सिरियोंग ने पूछा, प्रोनोसियन से तुम्हारा क्या मतलब है? रॉबर्ट ने फिर उत्साह से समझाया। उसने उससे कहा, वह गैलेक्सी की टॉप रुकी आइडल ग्रुप की मेन वोकलिस्ट है, जिसने एक हिट सॉन्ग गाया है। फिर उसने अपनी जेब से अपना फोन निकाला, उसका नाम सर्च किया और उसका प्रोफाइल पॉपअप हुआ। वह सही था। वह पर्सनली और भी प्रिटी है, और वह भी माउंट हुआ से है, उसी जगह से जहां से मैं हूं। वह उसकी हाइट, ब्लड टाइप और कैट एलर्जीज तक जानता था। उसके बारे में हर डिटेल जानता है। लेकिन तभी एलेना ने स्पीकर के माध्यम से फिर से अनाउंस किया कि वह उन्हें उसे सौंपने के लिए 10 मिनट दे रही है, नहीं तो हर कोई मर जाएगा। हालांकि टेंशन के बावजूद उनकी आंखों में कोई घबराहट नहीं थी। रॉबर्ट ने हुआरिन से रीजन पूछा कि वे उसका पीछा क्यों कर रहे हैं, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। सेरियोंग ने रॉबर्ट से कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह हमें बताती है या नहीं। फिर उसने हुआरिन से कहा, तुम एक बिन बुलाई मेहमान हो जो हमसे रिलेटेड नहीं है, इसलिए तुम्हें यहां से जाना होगा। रॉबर्ट ने सिरियोंग को रोकने की कोशिश की, लेकिन सिरियोंग ने कहा, कैप्टन के रूप में यह मेरा डिसीजन है। फिर सिरियोंग और रॉबर्ट उसे छोड़ते समय छोटे से छेद से देखते रहे। रॉबर्ट ने सिरियोंग से कहा, मुझे नहीं लगता कि उसे बाहर भेजना सही बात है। वह प्रोनोसियन की मेन वोकलिस्ट भी है। लेकिन सिरियोंग ने उनसे कहा कि वे उसकी प्रोटेक्शन नहीं कर सकते, भले ही वह शिप में हो, क्योंकि वे पहले से ही ग्रीनवुड के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे हैं। और 8वीं फुट फाइटिंग गोस्ट एलेना से लड़ने की तो बात ही छोड़ दो। इसलिए भले ही वे अपनी जगह पर डटे रहें, लेकिन उस बच्ची का भाग्य अभी भी नहीं बदलेगा। लेकिन उनका भाग्य जरूर बदलेगा, क्योंकि वे सभी मर जाएंगे अगर वे एलेना से लड़ेंगे। फिर उसने डोर क्लोज करने के लिए बटन दबाया। सिरियोंग भी पेन में थी, क्योंकि वह छोटी लड़की को प्रोटेक्ट करने में अनेबल थी, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। अचानक किसी ने हुआरिन के कंधे पर हाथ रखा। वह पर्सन कोई और नहीं बल्कि मूजिन था। उसे देखकर वह बहुत हैरान हुई। मूजिन ने उससे कहा कि वह भी स्ट्रांग है और वह एलेना को हरा सकता है। उसी समय रॉबर्ट और सेरियोंग को कोई आइडिया ही नहीं था कि वह कहां है। सेरियोंग बहुत पैनिक करते हुए डोर को क्लोज करने के लिए बार बार बटन दबाती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। रॉबर्ट ने कहा, चलो वेट करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। मूजिन भी बहुत स्ट्रांग है और मूजिन एलेना को हरा सकता है। लेकिन सेरियोंग ने रॉबर्ट से कहा, क्या तुम पागल हो? मैं उसके फाइट के लिए बाहर जाने के बारे में चिंतित नहीं हूं, बल्कि मैं उसके बिना शील्ड के स्पेस में जाने के बारे में चिंतित हूं। फिर उसने तुरंत संजा से डोर क्लोज करने के लिए कहा, लेकिन संजा ने उससे कहा कि बहुत देर हो चुकी है और शिप का दरवाजा खुल गया। वह इस तरह पागल थी। वास्तव में वह स्पेस में चला गया। हुआरिन ने मूजिन को उसे बाहर देखने के लिए थैंक्स कहा। उसने फिर उसे केयरफुल रहने के लिए कहा, क्योंकि एलेना और संग बॉम वास्तव में स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट्स हैं। लेकिन वह सरप्राइज हुई, क्योंकि सरप्राइजिंगली मूजिन के साथ कुछ अजीब होने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं और ऐसा लगा जैसे वह उल्टी करना चाहता था। पहले तो उसे पता नहीं था कि वह ऐसा क्यों था, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि शायद वह शील्ड के साथ नहीं है। मूजिन खांसने लगा और जोर से सांस लेने लगा। एलेना और संग बॉम दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, और वे कहते हैं, उसे तो बहुत प्रेशर के कारण कुछ सेकंड्स के अंदर ही मर जाना चाहिए था। इधर
मूजिन ठंड के मारे जमने लगा था, लेकिन तभी सरियोंग शिप से बाहर आई और उसके चेहरे पर कुछ लगाया। उसने नैनो शील्ड को एक्टिवेट कर दिया। उसने चिंतित होकर उससे कहा कि वह जाग जाए और अगर वह जीवित है तो उसे सांस ले। लेकिन सरप्राइजिंगली मूजिन जाग गया, जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ था। उसने उससे पूछा, तुम क्या कर रही हो? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने जल्दी से अपने हाथ वापस खींच लिए, क्योंकि उसका प्राइड नहीं चाहता था कि उसे पता चले कि वह उसके बारे में चिंतित थी। उसने फिर उससे पूछा, क्या तुम बिना शील्ड के बाहर क्यों आ गए? क्या तुम पागल हो? बाहर का टेम्परेचर -300 डिग्री है और प्रेशर से तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स 20 सेकंड के भीतर फट जाएंगे। उसने उसकी ओर देखा और कहा, तुम बिना किसी कारण के चिंता करती हो, क्योंकि मैं हेवन और अर्थ का सुप्रीम बीइंग हूं, इसलिए इस दुनिया में कुछ भी मेरे जीवन को खतरे में नहीं डाल सकता। उसी समय रॉबर्ट देख रहा था कि कैसे सेरियोंग मूजिन को एलेना से मिलने के लिए ले जा रही थी। वह थैंकफुल था कि उसने मूजिन को शील्ड प्रोवाइड करने में बहुत देर नहीं की थी। लेकिन संजा ने कहा कि वह बहुत लेट हो चुकी है। एक ग्रेटेस्ट मास्टर के लिए भी बिना शील्ड के स्पेस में 1 मिनट तक सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन म्यूजिन 6 मिनट 13 सेकंड से ज्यादा सर्वाइव कर चुका है और उसके ऑर्गन्स भी नॉर्मल हैं। वह ह्यूमन लिमिट्स को सरपास कर चुका है और वे उस प्लेस पर पहुंचे जहां एलेना और संग बॉम्ब थे। सेरियोंग सेंस कर सकती थी कि एलेना की ऑरा कितनी पावरफुल थी, जो साबित करती है कि वह वास्तव में एक फाइटिंग मेनियक है। यहां तक कि संग बॉम्ब भी बहुत डोमिनेटिंग ऑरा रिलीज कर रहा था। फिर सेरियोंग ने मूजिन से कहा कि वह कोई परेशानी पैदा न करे और उसे इंटरफियर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह इसे खुद हैंडल कर लेगी। उसने तुरंत चिल्लाना शुरू किया और कहा, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन आपको पर्सनली देखना और भी अच्छा है। फिर उसने उनसे पूछा। उसने उन्हें बताया कि वह सिरियोंग है, जो एस डेविल की लीडर द ब्लेजिंग डेविल है। लेकिन एलिना या संग बॉम्ब की ओर से कोई रिस्पॉन्स नहीं था। ऐसा लगता था जैसे वे उस समय उसमें इंटरेस्ट नहीं रखते थे। हुआरिन ने मूजिन का हाथ पकड़ लिया, जो डरा हुआ लग रहा था। लेकिन मूजिन ने उससे कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वह उसके साथ है। फिर हुआरिन ने कहा, लेकिन ये वुमन एलेना बिल्कुल भी ह्यूमन नहीं है। वह एक फाइटिंग गोस्ट है। और तो और, जब वह यंग था, तब वह फाइट करने के लिए ओपोनेंट्स ढूंढने के लिए वर्ल्ड ट्रैवल पर गया था। उसने जिससे भी फाइट की थी, वह अब जिंदा नहीं है। उसने एक स्पेस शिप को फाइटिंग अरीना की तरह बनाया है, सिर्फ ट्रैवल और फाइट करने के लिए। मूजिन ऐसे असाधारण बच्चे से इम्प्रेस्ड था, क्योंकि एक युवा जो अपने हार्ट और सोल को मार्शल ट्रेनिंग के लिए डेडिकेट करता है, वास्तव में एक रेयर टैलेंट है। उसी समय सिरियोंग उन्हें बता रही थी कि जो भी मामला हो, उन्हें साथ ही सेंट्रल प्लेन के लोगों के रूप में पीसफुली बात करनी चाहिए। लेकिन एलेना ने उसे बताया कि वह केवल अपनी सोर्ड से बात करती है। फिर उसने सिरियोंग की ओर एक उड़ती हुई सोर्ड एनर्जी भेजी, जिससे एक इम्पैक्ट हुआ। एक पल के लिए कोई नहीं जानता था कि उसे मारा गया था या नहीं, क्योंकि धुएं और हवा के कारण कुछ दिख नहीं रहा था। धुआं कम होने के बाद सिरियोंग अनहार्म्ड शिप पर वापस कूद गई। उसने एलेना पर अचानक हमला करने के लिए चिल्लाया, क्योंकि उसने उससे कहा था कि उन्हें बात करनी चाहिए, तो वह अपने वेपन को कहीं से भी क्यों घुमा रही है। संग बॉम्ब सिरियोंग से इम्प्रेस्ड था। हालांकि यह एलेना की फुल पावर नहीं थी, लेकिन यह अभी भी डॉज करने के लिए एक इजी अटैक नहीं था। यही बेहतर होता कि वह डॉज न करती, क्योंकि एलेना एक मैड स्कॉर्पियन है, जो जितना ज्यादा उकसाया जाता है, उतना ज्यादा पॉइजनस हो जाता है, जिससे ओपोनेंट की मौत और भी पेनफुल हो जाती है। लेकिन जिस बात ने उन्हें सबसे ज्यादा हैरान किया, वह थी कि मूजिन और हुआरिन जिंदा थे, जबकि हुआरिन धूल की वजह से खांस रही थी। इसलिए मूजिन ने उसे शांत करने के लिए उसकी पीठ थपथपाई। उसने उससे कहा कि उसे ऐसी तुच्छ बातों से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ एक चाइल्डिश प्रैंक है। हालांकि अटैक भव्य दिखता है, लेकिन यह सिर्फ एक नॉइज करने वाला फायरवर्क्स है। उसने उसे उसी समय अपनी सांस को नियंत्रित रखने के लिए कहा। संग बॉम्ब को आश्चर्य हुआ, क्योंकि स्थिति को देखते हुए मूजिन अटैक के रास्ते में रहा होगा, तो वह कैसे सेफ है। उसी समय एलेना ने एक और अटैक के लिए अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया। उसने सावधानी से आगे बढ़ने का फैसला किया, क्योंकि मूजिन काफी मिस्टीरियस था। फिर मूजिन आगे बढ़ा। हालांकि सेरियोंग ने उसे इन्वॉल्व न होने के लिए कहा, लेकिन उसने नहीं सुना। फिर उसने एलेना से कहा, बच्चे, तुम्हारा यहाँ क्या काम है? अगर तुम्हें हुआरिन से कुछ कहना है, तो तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए, क्योंकि हुआरिन मेरी प्रोटेक्शन में है, इसलिए उसके साथ कोई भी बिजनेस मेरे थ्रू होगी। उसी समय संग बॉम्ब ने मूजिन का डेटा देखने के लिए स्कैन किया, लेकिन मूजिन पर कोई डेटा अवेलेबल नहीं था और न ही उसने कोई इंटरनल एनर्जी ड्राइव इक्विप की थी। यह देखकर कि मूजिन के पास कोई पहचान नहीं है,
और कोई इंटरनल एनर्जी ड्राइव इक्विप नहीं है, संगबॉम ने सोचा कि क्या मूजिन बाहरी इलाके से एक नेमलेस पर्सन है। फिर मूजिन ने एलेना से कहा, अगर तुम्हारे पास कोई काम नहीं है तो तुम चली जाओ। लेकिन अचानक उस पर अटैक हुआ और इम्पैक्ट के बाद टक्कर तीव्र थी। सीरियुंग, संगबॉम और हुआ रिन भी अचानक हुए अटैक से एक पल के लिए हैरान थे। किसी को नहीं पता था कि क्या हुआ। वे केवल दो तरह की एनर्जी को एक साथ टकराते हुए देख सकते थे। लेकिन उनके सरप्राइज के लिए मूजिन ने उसके स्पीयर के अटैक को सिर्फ एक हाथ से रोक दिया, जैसे कि वह रोड के किनारे की मक्खी के अलावा कुछ नहीं है। उसने एलेना से पूछा, क्या तुम मुझसे लड़ने आई हो? उसी समय संगबॉम यह देखकर शॉक में था कि उसने फाइटिंग गोस्ट एलेना के अटैक को सिर्फ एक पाम से रोक दिया। इससे भी अधिक शॉकिंग बात यह थी कि उसने यह बिना इंटरनल एनर्जी के किया। तब मूजिन ने एलेना से कहा, तुम्हारे अंदर कुछ अजीब बात है क्योंकि तुम रेडिएंट स्वॉर्ड टेक्निक का यूज कर रही हो। वह डियनचंग सेक्ट की टेक्निक है, लेकिन शाओलिन की ग्रेट ब्राह्मा डिवाइन आर्ट को इंटरनल एनर्जी के लिए यूज करना सरप्राइजिंग है। इसके अलावा मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात का हुआ कि तुम इतनी छोटी हो, लेकिन तुम्हारे पास पहले से ही 3 सर्कल्स से ज्यादा इंटरनल एनर्जी है। क्या तुम्हारा कोई फोर्टनाइट एनकाउंटर एक्सपीरियंस हुआ है या कुछ और? एलेना ने फिर अपनी इंटरनल एनर्जी ड्राइव को 90% पर ऑपरेट करने के लिए बढ़ा दिया। मूजिन इस फैक्ट पर काफी सरप्राइज्ड था कि वह अपनी इंटरनल एनर्जी को वोंग्स रेड डिवाइन आर्ट में सिर्फ अपनी 3 एनर्जी सर्कल्स के साथ स्विच करने में सक्षम थी। लेकिन सरप्राइजिंगली वह यही नहीं रुकी। उसने अपनी इंटरनल एनर्जी ड्राइव को 95% पर ऑपरेट करने के लिए बढ़ा दिया। यहां तक कि संगबॉम भी इम्प्रेस था कि वह कितनी इनक्रेडिबल थी। इसलिए उसने सोचा कि क्या वह हमेशा से इतनी स्ट्रांग रही है। मूजिन को सेंस हुआ कि वह ऑल आउट अटैक करने जा रही है, इसलिए उसने थोड़ा सीरियस होने का फैसला किया। उसी समय एलिना, जो अपनी एनर्जी बढ़ाने में बिजी थी, तभी उसे अपनी अंगूठी से एक वार्निंग साउंड मिली। फिर एलिना के पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जब वह दुनिया में कदम रखने वाली थी। उसकी मॉम ने उससे कहा कि अगर उसने अपना मन बना लिया है तो वह उसे नहीं रोकेगी। हालांकि उसकी ट्रेनिंग को आगे बढ़ाने वाली कोई भी लड़ाई की परमिशन है, लेकिन डेथ की परमिशन नहीं है। उसने एलिना से कहा कि वह पहले से ही दुनिया का सामना करने के लिए स्ट्रांग है, क्योंकि पूरी दुनिया में 10 से भी कम मार्शल आर्टिस्ट्स हैं जो उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, और यहां तक कि वे भी उसे मौत के कगार पर नहीं धकेल सकते। लेकिन उसने एलिना को एक रूल याद रखने के लिए कहा। उसने उसके हाथ में एक अंगूठी रखी और फिर उससे कहा कि अगर अंगूठी बजती है तो उसे भाग जाना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि बजने वाली आवाज का मतलब है कि ओपोनेंट उसकी पहुंच से बाहर है। अगर वह इस वार्निंग को इग्नोर करती है तो वह डेफिनेटली उस समय मर जाती। जब उसने मूजिन की आंखों में देखा तो उसके कानों में आवाजें उसे बिना किसी हिचकिचाहट के भाग जाने के लिए कह रही थीं। उन्होंने उसे अपनी जगह जानने और बस छिपने व जीने के लिए कहा, क्योंकि वह कुछ नहीं कर सकती थी। उसे याद आया कि उसकी मॉम ने उसे अपने भाई बहनों से मिलवाया था। उसने उसे बताया कि हालांकि उनके अलग अलग पिता हैं, लेकिन वे सभी उसके गर्भ से पैदा हुए थे, और क्योंकि उनका खून एक ही है, उसने उनसे कहा कि उन्हें एक दूसरे के करीब रहना चाहिए। लेकिन उस समय जब ये विचार उसके दिमाग में आ रहे थे, उसने अपनी इंटरनल एनर्जी ड्राइव को 120% तक बढ़ा दिया। मूजिन काफी हैरान था। सिर्फ वह ही नहीं, साइड पर मौजूद हर कोई उसकी अचानक बड़ी पावर से हैरान था। सरप्राइजिंगली वह पूरी तरह से एक अधिक पावरफुल बीइंग में ट्रांसफॉर्म हो गई। उसने मूजिन पर अपना स्टाफ फेंका, लेकिन मूजिन ने उसका पहला अटैक डिफ्लेक्ट कर दिया, क्योंकि यह एक सेक्ट की अराजक स्टॉर्म स्वॉर्ड टेक्निक थी। उसने एक और अटैक किया, जो कि कुनलुन सेक्ट का सन और मून ट्विन व्हील था, लेकिन फिर भी वह इसे टालने में सक्षम था। उसकी एनर्जी ड्राइव बढ़कर 125% हो गई। उसके अटैक से फोर्स और बढ़ गया, लेकिन मूजिन ने इसे टाल दिया, क्योंकि वह उसके द्वारा इस्तेमाल की जा रही सभी टेक्निक्स से फेमिलियर था। अब वह डियनचंग सेक्ट की सन पियर्सिंग स्पीयर टेक्निक और फॉलिंग सन ब्लेड टेक्निक का यूज कर रही थी। यह देखकर कि वह अभी भी मूजिन पर अटैक करने में असमर्थ थी, उसने अपनी एनर्जी ड्राइव को बढ़ाकर 140% कर दिया। इस बार उसकी एनर्जी एक ब्लेजिंग स्टॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गई, जो कई अटैक कर रही थी। यह टेक्निक डॉग बीटिंग स्टिक टेक्निक थी, जो बिगर सेक्ट के ड्रंकन 8 इमॉर्टल स्टेप से संबंधित है, और एसोटेरिक सेक्ट की 4000 रेड नीडल्स भी शामिल थीं। उसके सभी अटैक के बाद कॉम्बो और डिफरेंट टेक्निक्स के कॉम्बिनेशन के बावजूद मूजिन बिना किसी स्ट्रेस के उसके अटैक को डॉज करने में केपेबल था, जैसे कि वह उसके साथ खिलवाड़ कर रहा हो। अब एलेना ने अपनी एनर्जी ड्राइव को 170% तक बढ़ा दिया, लेकिन मूजिन को अब उसके साथ खेलने में
कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर उसने अपने हाथ के एक झटके से अटैक किया और उनकी टक्कर से एक ब्लास्ट हुआ। क्षेत्र स्मोक से ढक गया और एक पल के लिए किसी को नहीं पता था कि लड़ाई खत्म हुई है या नहीं। लेकिन उनके आश्चर्य के लिए एलेना अनहार्म्ड बाहर आ गई और उसने इस बार एक और ट्रांसफॉर्मेशन किया। यह एक और वंश की तरह था। फिर उसने पूरी गति से आगे बढ़कर अपनी इंटरनल एनर्जी ड्राइव को 190% पर एक्टिवेट किया और जैसे ही वह अटैक करने वाली थी, मूजिन ने उसे टेलीपैथी के माध्यम से रुकने के लिए कहा। उसने कहा, हालांकि तुम्हारी टैलेंट एडमिरेबल है, लेकिन तुम राइचियसनेस की रेखा को क्रॉस कर गई हो, क्योंकि तुम्हारी अवेकनिंग वूंड्स और डिजायर दिखाती है। इसके अलावा तुम अपने इनर डीमन के थ्रू कंज्यूम हो गई हो। यदि तुम आगे बढ़ना जारी रखती हो तो मेरे पास तुम्हें रोकने के लिए, तुम्हें मारने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। मूजिन ने एक एनर्जी सोर्ड समन किया, लेकिन एलेना ने अपनी स्पीड बिल्कुल भी कम नहीं की, क्योंकि उसने तब तक लड़ने का मन बना लिया था जब तक कि उनमें से कोई एक मर न जाए। यानी यह एक लाइफ और डेथ का ड्यूअल था। लेकिन क्योंकि एलेना ने अपना अटैक नहीं रोका, मूजिन ने अपनी एनर्जी सोर्ड स्विंग की और उसकी अटैक से अंधा कर देने वाली लाइट निकली। एलेना की शिप, जिस पर वे थे, मूजिन के एक अटैक से एक्सप्लोजन हो गई और उसकी टेरिफाइंग पावर के कारण वह शिप ब्लास्ट हो गया। ग्रीनवुड शिप के ऑपरेटर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि एक ऐसी पावर जो फोटोन कैनन से भी अधिक पावरफुल थी, अचानक हुए ब्लास्ट के कारण उन्हें शॉक्ड कर गई। संग बॉम्ब फिर अपने शिप पर, अपने इनिशियल टेलीपोर्टेशन स्पॉट पर वापस टेलीपोर्ट हो गया, लेकिन वह हेविली इंजर्ड हो गया था और मुश्किल से अपनी जान बचा पाया, क्योंकि वह शिप पर था जब यह ब्लास्ट हुआ। वह खड़ा हो गया और शिप ऑपरेटर से कहा कि उसके बारे में चिंता न करें, क्योंकि वह अभी भी जीवित है। लेकिन अगर टेलीपोर्टेशन 0.1 सेकंड भी देर से हुआ होता, तो वह एक्सप्लोडेड शिप के मलबे पर उसी समय टुकड़ों में फट गया होता। सिरयुंग ने मूजिन से पूछा, क्या तुम पागल हो? तुमने लगभग हम सभी को मार ही दिया था। उसने कहा, तुम्हें कुछ रिस्ट्रेंट रखना चाहिए, क्योंकि अतीत में भी कोई अपने सही होश में ऐसा नहीं करेगा। मूजिन ने अपने मुंह से बहते खून के साथ जवाब दिया, रिस्ट्रेंट कोई ऑप्शन नहीं था। वह खड़ी हो गई और यह देखकर शॉक्ड थी कि उसे चोट लगी थी। मूजिन ने उसे बताया, यह चोट इसलिए लगी क्योंकि मैंने एक ऐसी पावर का सामना किया जो मेरे अनुमान से अधिक पावरफुल थी। वे दोनों एलेना के फ्लोटिंग बॉडी को उसकी बिखरी हुई ढाल और टूटे हुए इक्विपमेंट के साथ देखते हैं। सिरयोंग ने फिर मूजिन से पूछा, क्या वह मर गई है? उसने जवाब दिया, नहीं, वह अभी मरी नहीं है। एक स्ट्रॉन्ग पावर ने उसकी रक्षा की है। वह इतना ब्यूटीफुल था मानो कोई एंजल हेवन से नीचे आया हो। सेरियोंग उसे देखकर सरप्राइज थी, क्योंकि वह वेस्ट हेवन सोर्ड की मेट्रन है और संग बॉम्ब और एलेना की मॉम है। कुछ समय बाद एलेना को रिकवरी के लिए लिक्विड में रखा गया था, जबकि मूजिन और बाकी लोग उसके पीछे खड़े थे। संग बॉम्ब अपनी मॉम के प्रति रिस्पेक्ट दिखाते हुए घुटनों के बल पर था। उसने विनम्रता से कहा, मैं नहीं जानता था कि आप आएंगी, इसलिए मेरी लॉयल्टी और फीलियल पायटी की कमी के लिए मुझे दंडित करें। लेकिन उसने कहा, इस समय तुम्हारी ओपिनियन की जरूरत नहीं है, इसलिए बिहेव ऐसे करो जैसे कि तुम यहां नहीं हो। फिर उसने मूजिन का अभिवादन किया और कहा, मैं वेस्ट हेवन सोर्ड की मेट्रन हूं। संग बॉम्ब यह देखकर सरप्राइज्ड था कि उसकी मॉम न केवल उसे बल्कि सरयोंग को भी सम्मान दे रही थी। वह विश्वास नहीं कर सका कि वेस्ट हेवन सोर्ड मेट्रन इतनी कर्टसी दिखा रही है। मेट्रन ने मूजिन से कहा, तुमने इंटरफियरेंस करके मार्शल आर्ट के ड्यूलिंग कोड का वायोलेशन किया है, क्योंकि मैं फैमिलियल अफेक्शन से प्रेरित थी। फिर उसने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं माफी के तौर पर अपना हाथ काट दूंगी। लेकिन मूजिन ने कहा, तुम्हारे हाथ की कोई जरूरत नहीं है। फिर उसने पूछा, क्या एलेना तुम्हारी डॉटर है? लेकिन सिरयोंग ने तुरंत कहा, रिस्पेक्टफुली बात करो, क्योंकि वह वेस्ट हेवन सोर्ड मेट्रन है। मेट्रन ने जवाब दिया, हाँ, वह मेरी डॉटर है। मूजिन ने कहा, अगर ऐसा है तो तुम्हारा इंटरफियर करना कोई बुरा ऑप्शन नहीं था, क्योंकि फैमिली ड्यूलिंग कोड पर प्रेफरेंस लेता है। सिरयोंग ने फिर कहा, रिस्पेक्टफुली बात करो, क्योंकि वह वुमन 5 इमॉर्टल्स में से एक है। वेस्ट हेवन सोर्ड मेट्रन का टेम्पर बहुत बुरा है और वह घूरकर किसी को भी 2 टुकड़ों में स्प्लिट कर सकती है। लेकिन उसके आश्चर्य के लिए मेट्रन अपने घुटनों पर माफी मांगने चली गई। कुछ घंटों बाद शिप के बाहर मेट्रन ने मूजिन से कहा, मुझे सही रीजन नहीं पता कि मेरी डॉटर की कंसाइसनेस अभी तक ठीक क्यों नहीं हुई है। इसके अलावा यह भी कंफर्म हुआ कि जिस स्थान से वह लड़ने के लिए आ रही थी वह माउंट हा था। शायद उसे एस डेविल शिप पर अटैक करने के लिए वहां नियुक्त किया गया था। हालांकि उसने मूजिन को बताया, तुमने पहले जो मार्शल आर्ट का प्रदर्शन किया था वह डेमन हार्ट सुरा स्वॉर्ड टेक्निक लग रही थी। इसलिए उसने पूछा, क्या तुम्हारा हेवनली डेमन सेक्ट से कोई संबंध है?
मूजिन ने उत्तर दिया, मुझे नहीं पता, लेकिन पास्ट में डेफिनेटली एक डीप कनेक्शन था। समय बीत चुका है। समय सबसे स्ट्रांग बॉन्ड को भी नष्ट कर देता है, जैसे कि वे लोहे के थे, और जीवन से भी प्यारे संबंधों को भंग कर देता है। मेट्रन ने बिना कुछ कहे उसे देखा और खुद से कहा, वास्तव में मूजिन एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी फिगर है। ची और इंटरनल एनर्जी दोनों मार्शल आर्ट में पूरी तरह से रिफाइंड है, और आर्टिफिशियलिटी का कोई ट्रेस भी नहीं है। ऐसी स्टेट केवल मार्शल आर्ट के पीक पीरियड के दौरान ही अचीव की जा सकती है। सरप्राइज की बात यह है कि वह अपने शुरुआती 20 में प्रतीत होता है, इसलिए उसने सोचा कि शायद यह रिजुविनेशन का रिजल्ट हो सकता है। फिर उसने कहा, क्या मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट कर सकता हूं? मूजिन ने उत्तर दिया, क्या आप एक सीरियस फाइट का प्रस्ताव दे रहे हैं? मेट्रन उसकी करेक्ट डिडक्शन पर सरप्राइज थी। उसने कहा, अगर आप पोलाइट हो रहे हैं, लेकिन आपके द्वारा कहा गया हर वर्ड मर्डरर इंटेंट से लगता है, जैसे एक सोर्ड को फ्लिंट स्टोन पर तेज किया जाए तो वह और भी तेज होता जाता है। उसने उससे कहा, तुम्हारे ईयर्स बहुत शार्प हैं, जिससे तुम मेरी छोटी विस्परिंग भी पकड़ सकते हो। मूजिन ने तब उससे कहा, मैंने कभी भी किसी चैलेंज को रिफ्यूज नहीं किया है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर हम लड़ते हैं तो उनमें से एक की डेथ कंफर्म है, और जो जीत जाएगा वह हेविली इंजर्ड हो जाएगा। कुछ बहुत स्ट्रांग के पास झुकने की जगह नहीं होती है, अन्यथा वह टूट जाएगा। मेट्रन ने तुरंत अपनी एनर्जी उनके लड़ने के लिए अनलीश की, क्योंकि वह उसके इरादों के बारे में जान गई थी। मूजिन ने तब उससे पूछा, क्या हमारे पास लड़ने का कोई कंपल्सरी रीजन है? उसका क्वेश्चन उसके लिए सरप्राइजिंग था। मूजिन ने तब कहा, अगर भविष्य में हमारे पास कोई कारण हो तो हमें लड़ना चाहिए, क्योंकि मैं अभी भी दुनिया को और देखना चाहता हूं। मेट्रन कुछ भी कहने में अनेबल थी। फिर उसने अपनी एनर्जी वापस ले ली और एस डेविल शिप ने प्रेमिसेस छोड़ दिया। कुछ घंटों बाद संग बॉम ने मेट्रन को बताया कि उसे हेवनली डीमन सेक्ट से एस डेविल शिप को डिस्ट्रॉय करने का रिक्वेस्ट मिला है, और यह एक साइलेंस करने वाली किल थी। मेट्रन समझ नहीं पा रही थी कि हेवनली डीमन सेक्ट के कमांडर मूजिन को क्यों मारना चाहते थे, इस फैक्ट के बावजूद कि उसके पास क्लियरली हेवनली डीमन सेक्ट की सुप्रीम मार्शल आर्ट्स थी। इसके अतिरिक्त वे ग्रीनवुड को क्यों काम पर रखेंगे, यह भी समझ में नहीं आता था। तब संग बॉम ने उसे बताया कि हाल ही में जानकारी मिली है कि हेवनली डीमन रेड वुल्फ प्लेटून को किसी अज्ञात एंटिटी द्वारा अनाहिलेट कर दिया गया था। शायद वे रिलेटेड हो सकते हैं, लेकिन मेट्रन ने उन्हें बताया, ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी स्थिति हो, हमारी इमेजिनेशन इसे कम करने में सक्षम नहीं होगी। उसने उससे कहा, मैं आशा करती हूं कि तुम कम से कम यह साबित कर सकोगे कि तुम एस डेविल के शिप की मूवमेंट पर पूरी तरह नजर रख सकते हो और रिपोर्ट कर सकोगे। संग बॉम ने चिंता न करने के लिए कहा, क्योंकि ग्रीनवुड के लोग खुद को ट्रैकिंग में दुनिया में बेस्ट मानते हैं। मेट्रन ने कुछ पल के लिए बिना कुछ कहे उसे देखा, फिर कहा, मैं तुम पर बिलीव करूंगी, लेकिन इंटरफियर किए बिना उनका पता लगाना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा छोटिल हो। संग बॉम उसके मीठे शब्दों से खुश हो गया, लेकिन वह रुकी और फिर कहा, अरे वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तभी एस डेविल शिप का सीन दिखाया गया, जहां सिरियोंग ने गुस्से में हुआ रिन से पूछा, तुमने खुद को किस मुसीबत में डाल लिया है? तुमने ऐसा क्या किया कि तुम ग्रीनवुड और 8वीं फुट फाइटिंग गोस्ट एलेना के साथ शामिल हो गई, और उसके ऊपर तुमने वेस्ट हेवन स्वॉर्ड मेट्रन को भी शामिल कर लिया? वह बोली, तुमने क्या किया? क्या तुमने दुनिया को पलट दिया? कुछ मिनट बाद जब चीजें फाइनली शांत हो गईं, तो वे एक टेबल के चारों ओर बैठ गए। हुआ रिन ने उन्हें परेशान करने के लिए माफी मांगी। उसने उनसे कहा, मैं ईमानदारी से नहीं जानती कि वे सभी मेरे पीछे क्यों हैं। जब मैं अपने टूर को फिनिश करने के बाद अपने होम टाउन माउंट हुआ में लौटी तो सब कुछ अलग हो गया। क्लियरली मेरे होम टाउन में लोग अभी भी वही लोग थे, लेकिन हर कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। और इधर उसी समय मूजिन सुअर की तरह स्नैक्स ठूंस रहा था। सिरियोंग ने संजा से पूछा, क्या तुम समझती हो कि हुआरिन क्या कह रही है? क्योंकि मुझे नहीं पता कि वह क्या कह रही है, लेकिन संजा को भी उसे समझने में प्रॉब्लम हो रही थी। अचानक रॉबर्ट ने टेबल पर हाथ पटका और उससे कहा, क्या तुमने अभी माउंट हुआ कहा? क्या तुम्हारा मतलब माउंट हुआ प्लैनेट है? मेरा होम टाउन माउंट हुआ है। इसलिए उसने उससे कहा, तुम तुरंत मुझे बताओ कि माउंट हुआ के साथ क्या हुआ। लेकिन हुआरिन अब अपनी डिस्गस्ट को रोक नहीं सकी, क्योंकि मूजिन सुअर की तरह चबा रहा था। और उसी समय उस रूम में जहां एलेना का इलाज किया जा रहा था, वहां एलेना जागने के बाद ट्यूब से बाहर आ गई और खांसते हुए अपनी सांस पकड़ने की कोशिश कर रही थी। तब मेट्रन ने एलेना से पूछा, माउंट हुआ पर क्या हुआ था? उसी समय वाइल्ड क्रेन इन में वैंग ने मूजिन और एलेना की लड़ाई का वीडियो देखा। वे सभी इस तरह के इंसेन बैटल से सरप्राइज्ड थे।
तब उसे याद आया कि सीरियोंग ने उससे पूछा था कि 2000 साल पुरानी मार्शल आर्ट मैन्युस्क्रिप्ट का पूरा कलेक्शन कितना मूल्य का होगा, अगर वे सभी वैल्यूएबल हैं और सभी ओरिजिनल और एस रैंक का है। उस समय वांग ने खुद से कहा, अगर सीरियोंग ने जो कहा वह सच है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हेवनली डीमन सेक्ट डिस्ट्रिक्ट 32 में जोंग रीतक का सीन दिखाया जाता है, जहां रीतक को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ जब उसने मूजिन और एलेना की लड़ाई का वीडियो देखा। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि क्या हो रहा है। उसी समय किसी ने उससे कहा, आपको क्या लगता है, क्या यह एक फेमिलियर मार्शल आर्ट नहीं है? रीटक ने उससे कहा, मैं मानता हूं कि यह मार्शल आर्ट का ऐसा लेवल है जो पहले कभी नहीं देखा या सुना गया है। लेकिन उसे समझ में नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों कहा कि मूजिन द्वारा इस्तेमाल की गई मार्शल आर्ट फेमिलियर है। मेट्रन ने बिना कुछ कहे उसकी ओर देखा और अपने आप से कहा, ऐसा लगता है कि वह वास्तव में मूजिन के बारे में कुछ नहीं जानता है। उसने फिर कहा, तो फिर आपने उस पर्सन का पीछा क्यों किया, खासकर ग्रीनवुड की इन्वॉल्वमेंट के साथ? रीटक ने उत्तर दिया, यह सेक्ट का इंटरनल मैटर है। भले ही आप सोर्ड मेट्रन हैं जो वेस्ट हेवन कॉस्मिक कोड पर रूल करती हैं, यह ऐसा कुछ नहीं है जिससे आपको खुद को कंसर्न करना चाहिए। लेकिन अचानक पलक झपकते ही रीटक की गर्दन कट गई। कट इतना तेज था कि उसे यह महसूस करने में कुछ समय लगा कि उसे काटा गया है। हालांकि ब्लड बह रहा था, यह उसकी गर्दन का गहरा घाव नहीं था। उसने पूछा, क्या आप हेवनली डीमन सेक्ट के अगेंस्ट वॉर की घोषणा कर रही हैं? उसने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, क्या आपको लगता है कि मैं सभी लोगों के रक्तपात से डर जाऊंगी? उसके शब्दों ने रीटक को याद दिलाया कि वह एक ऐसी वुमन है जिसने मार्शल आर्ट के प्रति अपने ऑब्सेशन के कारण अपने ही बच्चों को डिवावर कर लिया। वह प्रॉफिट और लॉस के आधार पर कार्य करने वाली नहीं थी। मेट्रन ने अपनी सोर्ड की एनर्जी एक्टिवेट कर दी, ऐसी फिरोशियस लेकिन केपेबल एनर्जी जो ओशन को स्प्लिट करने और माउंटेन को काटने में सक्षम है। उसने फिर कहा, मुझे जवाब दो या मर जाओ। रीटक ने जवाब दिया, क्या चॉइस ऑब्वियस नहीं है? भले ही डिस्ट्रिक्ट 12 के सभी 176 मार्शल आर्टिस्ट्स एक साथ हमला करें, फिर भी वे वेस्ट हेवन सोर्ड से आगे नहीं बढ़ सकते। मेट्रन ने फिर फाइट शुरू करने के लिए अपनी एनर्जी एक्टिवेट की। उसने कहा, तुम्हें जल्दी करना चाहिए और मार्शल आर्टिस्ट के सभी 1077 को काट डालना चाहिए, अगर तुम ऐसा करने की योजना बना रही हो। मेट्रन ने अपने आप से कहा, हेवनली डीमन सेक्ट के बारे में कहानी हर गुजरते दिन कठिन होती जा रही है। उसने फिर कहा, वह पर्सन जो टेक्निक यूज कर रहा है वह डीमन हार्ट सूरा सोर्ड टेक्निक है, लेकिन रीटक को पता नहीं था कि उसका क्या मतलब है। मेट्रन ने कहा, हार्ट सोर्ड जिसने मेरी बेटी को काटा वह डीमन हार्ट सूरा सोर्ड टेक्निक थी जो हेवनली डीमन सेक्ट की मार्शल हायरार्की में सेकंड प्लेस पर है। लेकिन रीतक ने ऊंची आवाज में कहा, यह डीमन हार्ट सूरा सोर्ड टेक्निक होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि डीमन हार्ट सूरा सोर्ड टेक्निक हजारों साल से एक खोई हुई मार्शल आर्ट रही है। यह केवल लेजेंड्स में मौजूद है और हमारे सेक्ट में किसी ने भी इसका प्रैक्टिस नहीं किया है। मेट्रन ने कहा, अगर तुम्हारे नॉलेज की कमी है तो यह तुम्हारी प्रॉब्लम है, लेकिन मैंने तुम्हें वही बताया जो मैं जानती थी। फिर उसने फिर से पूछा, तुमने मूजिन को मारने का आदेश क्यों दिया था? रीटक एक पल के लिए शॉक्ड रह गया। फिर उसने बताया, मैं मूजिन का पीछा नहीं कर रहा था, बल्कि मैं हुआरिन का पीछा कर रहा था। कुछ घंटों बाद तलावाइत्रा ऑर्बिटिंग स्टार सिस्टम में एस डेविल शिप माउंट हुआ प्लैनेट पर पहुंचा। उन्होंने अपने सर्वेलेंस कैमरा से माउंट हुआ को स्कैन किया, लेकिन यह सरप्राइजिंग था कि यह पूरी तरह से खाली दिखता था। सरयोंग ने पूछा, यह खाली क्यों है? क्या यह हॉलिडेज के कारण है? लेकिन रॉबर्ट ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सभी दुकानों के दरवाजे खुले हैं। संजा ने कहा, यहां सिटी में 10,000 से अधिक रेजिडेंट्स हैं, लेकिन जीवन का कोई साइन नहीं है। रॉबर्ट क्यूरियोसिटी से सेरियोंग को हिला रहा था। उसने कहा, हमें जल्दी से नीचे जाना चाहिए, क्योंकि मुझे यकीन है कि कुछ डेंजरस हुआ होगा। सभी या तो मर गए होंगे या भाग गए होंगे। फिर उसने पूछा, तुम अचानक इतना उत्तेजित क्यों हो गए? रॉबर्ट ने उत्तर दिया, क्योंकि यह मेरा होम टाउन है। उसी समय हुआरिन माउंट हुआ को देखते हुए रो रही थी। मूजिन ने कहा, अगर तुम कुछ जानती हो तो बताओ। लेकिन जैसे ही वह बोलने वाली थी, संजा ने कहा, मैंने एक लाइफ साइन का पता लगाया है। लोकेशन को देखते हुए यह जाहा पवेलियन में माउंट हुआ के मेन हेडक्वार्टर के अंदर है। सरयोंग को आश्चर्य हुआ जब उसने जाहा पवेलियन सुना, क्योंकि यह वह प्लेस है जहां माउंट हुआ सेक्ट का लीडर रहता है। संजा ने कहा, हालांकि यह सिर्फ एक पर्सन है, लेकिन उस पर्सन के पास बहुत स्ट्रांग लाइफ साइन है। ऐसा लगता था कि वह कुछ जानती थी, लेकिन वह कह नहीं रही थी, और इसलिए वे सभी जहां पवेलियन गए। पवेलियन फॉग से ढका हुआ था और केवल कुछ भाग ही दिखाई दे रहा था। उसी समय सरयोंग ने रॉबर्ट से पूछा, तुमने इस तरह से कपड़े क्यों पहने हैं?
उसने कहा, मैं उससे लड़ने आया हूं जिसने मेरे होम टाउन के साथ ऐसा किया है। फिर सेरियोंग ने पूछा, क्या तुम्हारा सूट अभी भी फंक्शनिंग है? क्योंकि हमने जैसे ही छुट्टी ली इसे वेयरहाउस में छिपा दिया था। मुझे लगा था कि हमने इसे पहले ही बेच दिया है। रॉबर्ट ने कहा, हम हमेशा स्पेशल फोर्स सोल्जर रहेंगे, भले ही हम थक गए हों। फिर सेरियोंग ने संजा से पूछा, क्या तुम अभी भी साइन का पता लगा रही हो? संजा ने उत्तर दिया, हाँ, हालांकि लाइफ साइन स्ट्रांग हो रहा है, ये ह्यूमन भी नहीं हो सकता। सेरियोंग ने कहा, हमें पहले रिकनेसेंस ड्रोन डिप्लॉय करना चाहिए क्योंकि हमें यह पहचानने की जरूरत है कि यह क्या है। लेकिन यह सुनने पर कि अंदर की चीज ह्यूमन नहीं है, रॉबर्ट मॉन्स्टर को मारने के लिए पूरी गति से भाग गया। सेरियोंग ने उसे नहीं रोका, बल्कि उन्होंने अलर्ट रहने और उसका पीछा करने का फैसला किया। वे थोड़ी देर चले, लेकिन अचानक टनल के भीतर एक एनर्जी का बड़ा ब्लास्ट उन पर फायर किया गया। ऐसी आग की पावर ने उनकी जान ले ली होती, लेकिन मूजिन उन्हें बचाने के लिए काफी तेज था। सीरियों को पता नहीं था कि यह क्या था, लेकिन उसे सबसे ज्यादा सरप्राइज इस बात का था कि मूजिन ने उसे जमीन पर कैसे फेंक दिया। फिर वे उस प्लेस पर गए जहां रॉबर्ट था। रॉबर्ट आग में ढका हुआ था क्योंकि उसने भी अटैक को ब्लॉक किया था। सीरियों को पता नहीं था कि वह जीवित है या मर चुका है, क्योंकि वह हिल नहीं रहा था। तब उसने संजा से पूछा, क्या वह मर चुका है? संजा ने उत्तर दिया, नहीं, वह ठीक है। लकीली कॉम्बैट सूट ने अपना काम किया है, और वह शायद इसलिए जवाब नहीं दे रहा है क्योंकि वह बहुत डरा हुआ है। मूजिन अकेला खड़ा था, ऊपर देख रहा था कि खिलते हुए फूलों की तरह कुछ था जो अचानक रूम में भर गया। उसके सामने एक आदमी था जो बहुत ही टेरिफाइंग अमाउंट में एनर्जी रिलीज कर रहा था, लेकिन मूजिन कुछ भी कहे बिना शांत खड़ा रहा। फिर सेरियोंग ने संजा से पूछा, क्या वह आदमी लाइफ साइन का सोर्स है? संजा ने उत्तर दिया, हाँ, अगर डेटा सही है तो वह आदमी माउंट हुआ सेक्ट का लीडर है, जिसे फ्लरिशिंग ब्लॉसम सोर्ड सॉवरेन योंग जोक्सन के रूप में जाना जाता है। मूजिन ने कहा, फैक्ट यह है कि पाम ब्लॉसम गर्मी से खिलते हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने पाम ब्लॉसम हेवनली फ्रेग्रेंस हार्ट टेक्निक के पीक को अचीव कर लिया है, लेकिन उसे नहीं पता था कि पाम ब्लॉसम पर्पल कलर में क्यों खिले हैं। फिर उसने अनुमान लगाया, पाम ब्लॉसम हेवनली फ्रेग्रेंस टेक्निक प्योरपल मिस्ट डिवाइन आर्ट के साथ मिक्स हो गई है। अगर ऐसा है तो चीजें अच्छी नहीं लग रही हैं। उसी समय हुआरिन रो रही थी क्योंकि वहां जो आदमी था वह उसका फादर था। और रेफरेंस के तौर पर हम माउंट हुआ के लीडर को उसके नाम से बुलाएंगे, योंग जोक्सान। फिर सेरियोंग ने मूजिन से पूछा कि योंग को क्या समस्या है और वह ऐसी स्थिति में क्यों है। मूजिन ने उत्तर दिया कि प्लम ब्लॉसम हेवनली फ्रेग्रेंस हार्ट टेक्निक एक्सट्रीम यांग का प्रतीक है, जबकि पर्पल मिस्ट डिवाइन आर्ट एक्सट्रीम यिन का प्रतीक है। इस प्रकार माउंट हुआ के एल्डर भी केवल एक को ही मास्टर कर सकते हैं। वह ऐसा था जैसे कि यदि एक्सट्रीम यांग फायर है और एक्सट्रीम यिन वाटर है तो क्या होगा यदि वे मिक्स्ड हों। उसने उसे बताया कि जब एक मार्शल आर्टिस्ट की इच्छाएं अपनी लिमिट को ब्रेक कर जाती हैं तो एक डीमन उसके हार्ट में रूट जमा लेता है। बात करते समय उसने फाइट की तैयारी के लिए अपने हाथ में अपनी एनर्जी को एक्टिवेट कर दिया। उसने सीरियोंग से कहा कि वहां बैठा पर्सन अब ह्यूमन नहीं है, इसलिए उसे दूसरों को लेकर भाग जाना चाहिए क्योंकि लड़ाई आसान नहीं होगी, यहां तक कि वह उनकी सेफ्टी की गारंटी नहीं दे सकता। लेकिन हुआरिन ने उसकी बात नहीं सुनी। वह तुरंत अपने फादर की ओर भागी। हालांकि सेरियोंग ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके लिए पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। उसी समय मूजिन ने सबसे खराब स्थिति के लिए प्रिपेयर होने के लिए अपनी एनर्जी को एक्टिवेट कर दिया। संजा भी देख रही थी कि क्या हो रहा है और वह निश्चित थी कि यह डेंजरस था। लेकिन जैसे ही टाइमर 18 घंटे पर पहुंचा, मुझे नहीं पता कि इसका क्या मतलब है। हालांकि उसने अपनी पार्टनर को कसकर गले लगाया। किसी को नहीं पता था कि क्या हो रहा था, क्योंकि जैसे ही उसने उसे गले लगाया सब कुछ बदल गया। जोक्सान ने भी उसे गले लगाया। सेरियोंग सोच रही थी कि क्या चल रहा है। संजा ने स्पीकर के थ्रू से उसे बताया कि वर्ल्ड नॉर्मल हो गई है, लेकिन सेरियोंग को पता नहीं था कि वह किस बारे में बात कर रही थी। इसलिए संजा ने उसे फिर से बताया कि चीजें नॉर्मल हो गई हैं, क्योंकि वह अब सड़क पर लोगों को देख सकती है और जो लोग डिसअपियर हो गए थे वे सभी एक साथ अपीयर हो गए। फिर कुछ घंटों बाद एक पर्टिकुलर शॉप में रॉबर्ट, संजा और सेरियोंग एक टेबल पर थे। सेरियोंग चारों ओर देख रही थी। फिर उसने संजा से कहा, तुमने कहा था कि माउंट हुआ में कोई लोग नहीं थे, फिर हम अब लोगों को क्यों देख रहे हैं? या बायो स्कैनर खराब था? संजा ने ड्रिंक पीते हुए जवाब दिया, क्या तुम्हें याद नहीं कि हम दोनों ने मिलकर इसकी चेकिंग की थी? स्कैनर नॉर्मल था, अब भी यह नॉर्मल है, लेकिन यहाँ लोगों में कुछ गड़बड़ है। उनकी सारी इंटरनल एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो गई है। सभी बच्चे और एडल्ट समान हैं। रॉबर्ट ने उनसे कहा कि वे उनके बारे में ज्यादा चिंता न करें, क्योंकि वे सभी जीवित हैं, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है।
फिर उसने कुछ खाने का ऑर्डर देने का डिसाइड किया क्योंकि उसे भूख लग रही थी। इसलिए उसने ऑर्डर देने के लिए वेटर को बुलाया। वेटर अपने हाथ में टी का ट्रे लेकर आया तो उसने एक्साइटेडली उससे कहा कि वह डबल नूडल्स और एक लार्ज स्पेशल डोंग पो पोर्क लेगा। लेकिन उसके आश्चर्य के लिए वेटर उसके पास से गुजरा और वह किसी और को सर्व करने चली गई। ये देखकर रॉबर्ट ने कहा, उसके साथ क्या गलत है? क्या यह पागल है? मैं उससे बात कर रहा था, फिर भी उसने मुझे इग्नोर कर दिया। या वह मेरी बात सुनने में इतनी बिजी थी? उसने फिर से ऑर्डर करने का डिसाइड किया क्योंकि वह उसकी तरफ वापस आ रही थी, लेकिन उसने उसे एक बार फिर से इग्नोर कर दिया। वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। संजा ने उससे कहा, ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं सुना, ऐसा है कि वे हमें देख नहीं सकते, क्योंकि रेस्टोरेंट में कोई भी कभी भी हमें देखने के लिए नहीं रुका, भले ही हम उनके ठीक सामने हों। वे ऐसे गुजरते हैं जैसे कि हम सीनरी का पार्ट ही नहीं हैं। वे हमारे बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते, जैसे कि हम पहले से ही एग्जिस्टेंस में नहीं थे। सीरियोंग ने उनसे कहा कि वह माउंट हुआ में जो कुछ हो रहा है उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहती, क्योंकि उसे इस बारे में बुरा लग रहा था। जोक्सान के घर पर जोक्सान एक कप में चाय डाल रहा था। वह सब डल और स्लो लग रहा था, लेकिन उसने न तो मूजिन को और न ही हुआ रिन को इनवाइट किया। हुआ रिन ने मूजिन को बताया कि उसके फादर ऐसे पर्सन नहीं हैं जो अपने सामने गेस्ट को इनवाइट किए बिना अकेले चाय पिएंगे। साथ ही वह उन्हें नहीं देख सकता क्योंकि वह उसके टूर से लौटने के बाद से ऐसा ही है। लेकिन अजीब बात यह है कि वह अपना सारा काम नॉर्मली करता है। वह चाय पीता है, इंस्पेक्शन के लिए जाता है, खाना खाता है और गार्डन की देखभाल करता है, और हमेशा हर दिन एक ही समय पर, एक वाइंड अप डॉल की तरह। फिर मूजिन ने जोक्सान के सामने अपने हाथ हिलाना शुरू कर दिया, लेकिन हुआ रिन ने उससे कहा कि इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि वह उन्हें नहीं देख सकता है। उसने मूजिन से कहा कि उसे केयरफुल रहना चाहिए और उसे जोक्सान को उसकी रिपीटेड रूटीन का पालन करने से नहीं रोकना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, मूजिन ने जोक्सान के हाथ से कप ले लिया। उसने तुरंत मूजिन को रास्ते से हटने के लिए चिल्लाया, लेकिन अटैक यहीं नहीं रुका। जोक्सान ने कई सोर्ड से अटैक किए, लेकिन मूजिन कोई नॉर्मल इंसान नहीं था, और जोक्सान का अटैक जितना फास्ट था, मूजिन उतना ही फास्ट हो गया। जैसे ही जोक्सान दूसरा हमला करने वाला था, मूजिन ने उसे रुकने के लिए कहा, क्योंकि यह डेंजरस है। इसलिए उसने अपने पाम से अटैक को रोक दिया और उनके अटैक का इम्पैक्ट काफी इंटेंस था, यहां तक कि हुआरिन भी डिस्टेंस के बावजूद उनके अटैक से फोर्स महसूस कर सकती थी। अचानक जियोक्सन की ओर से एक रिएक्शन आई और मूजिन ऐसा था जैसे यह फिर से वही रिएक्शन थी जो एक्सट्रीम यांग और एक्सट्रीम यिन दोनों को एक साथ प्रदर्शित कर रही थी। हुआरिन चिल्लाई, उसे अपना चाय का कप उसे वापस कर देना चाहिए, यदि नहीं तो वह और भी अधिक डिस्ट्रैक्शन मचाएगा। जबकि हुआ रिन उसे शोर मचाने में बिजी थी, म्यूजिन घुटनों के बल बैठ गया। फिर उसने कहा, जब एक असंभव सीमा को पार कर लिया जाता है तो मानव शरीर इसका सामना नहीं कर सकता। नियम यह होना चाहिए कि या तो वे इनर डीमन में गिर जाएं या उनका बॉडी गुब्बारे की तरह फट जाए और वे टुकड़ों में बिखर जाएं। यह स्पष्ट रूप से एक इम्पॉसिबल रेल्म होना चाहिए, और अब उसके सामने जोक्सान ह्यूमन है, फिर भी ह्यूमन नहीं है। मूजिन सोच रहा था कि जो हो रहा है उसके पीछे की कहानी क्या है। हुआ रिन ने चिंतित होकर उससे कहा, जल्दी करो और कप वापस करो क्योंकि यह और अधिक खतरनाक होने वाला है। और जैसे ही पाल्म ब्लॉसम का अटैक मूजिन पर फटने वाला था, मूजिन ने कप उठाया और उसने इसे बहुत अधिक फोर्स के साथ फेंका। कप पाल्म ब्लॉसम के फ्लावर से होकर गुजरा। ऐसा लग रहा था कि यह फटने वाला था, जिससे पाल्म ब्लॉसम की गति टूट गई और यह सीधे जोक्सान के हाथ में चला गया। और इस तरह सब कुछ रुक गया और चीजें पहले जैसी नॉर्मल हो गईं। फिर जोक्सान ने अपना नॉर्मल पैटर्न जारी रखा। चीजें नॉर्मल हो गईं। हुआरिन मूजिन को बता रही थी कि अपने इंटरस्टेलर टूर को समाप्त करने के बाद वह आधे महीने पहले घर वापस आई थी और सब कुछ इस तरह बदल गया था। उसने देखा कि सिटी के लोग वाइंड अप डॉल में बदल गए हैं, जो एक ही समय में एक ही तरह से एक ही बात दोहरा रहे हैं, और अगर उस रिपीटिंग को इंटरप्ट किया जाता है तो वे रुक जाते हैं। अब रॉबर्ट ने उनमें से एक को इंटररूप किया है क्योंकि वह उससे पूछना चाहता था कि शहर में क्या चल रहा है, लेकिन उसके सरप्राइज के लिए उस पर्सन ने हिलना बंद कर दिया। सिर्फ वह ही नहीं, शहर में सब कुछ रुक गया और फिर वे सभी गायब हो गए। रॉबर्ट को लगा कि क्या हुआ। फिर उसने संजा से पूछा, क्या यह टेलीपोर्टेशन था? लेकिन संजा को भी नहीं पता था। उसने उनसे कहा कि पूरे प्लैनेट से लाइफ के सभी साइंस डिसअपीयर हो गए हैं। यह वास्तव में एक अच्छी बात नहीं थी। यह बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं थी, बल्कि यह सबसे वर्स्ट सिचुएशन थी जिसकी वे कभी उम्मीद कर सकते थे, क्योंकि जब हर कोई इस तरह गायब हो जाता है तो वे चीजें वैसे ही दिखाई देती हैं जैसे हुआरिन ने कहा है कि चीजें अचानक अपीयर हुईं। वे इस तरह थे कि क्या बकवास है। रॉबर्ट ने उनसे कहा कि
उन्हें भी यकीन नहीं है कि अभी क्या हो रहा है, लेकिन उन्हें लगता है कि वे बहुत डेंजरस सिचुएशन में हैं। सिरयोंग उन चीजों को देखकर सरप्राइज थी, क्योंकि वे एंड्रॉयड थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वे सभी आधे अधूरे क्यों दिख रहे थे। संजा ने उन्हें बताया कि वे एंड्रॉयड नहीं हैं, लेकिन वे डेवलपमेंट एंड्रॉयड हैं। वे प्लैनेट के डेवलपमेंट जैसे सिंपल लेबर के लिए बनाए गए मॉडल हैं, क्योंकि वे स्टार्टिंग मॉडल हैं और वे लो कैपेसिटी वाले एआई से लैस हैं, इसलिए उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज सीमित हैं। सिरयोंग, ओह, तो ऐसी बात है, वे सिर्फ कंस्ट्रक्शन रोबोट हैं। वह कुछ भी नहीं करने के लिए घबरा गई। फिर उनसे कहा कि वे चिंता न करें, क्योंकि रोबोटिक्स के 3 लॉज के अनुसार एंड्रॉयड कभी भी ह्यूमंस को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। लेकिन रॉबर्ट को सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात से हुआ कि एंड्रॉयड के पास सोर्ड्स हैं। सिरयोंग ने उन्हें बताया कि वे शायद टूल्स के स्थान पर उनका उपयोग कर रहे हैं। फिर सिरयोंग एंड्रॉयड की ओर चली गई। उसने कहा, अरे, यहाँ लोग हैं, इसलिए एक तरफ हट जाओ और दूसरा रास्ता ढूंढो। चारों ओर भीड़ लगाना और लोगों को डराना बंद करो। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, एंड्रॉयड में से एक उसकी ओर दौड़ा और उस पर अपनी सोर्ड से अटैक किया, लेकिन उसने रास्ता रोक दिया। ये अटैक था और वह किसी भी तरह से हार्म नहीं पहुंचा रही थी। वह एक ह्यूमन पर अटैक करने के लिए एंड्रॉयड पर भड़क उठी, लेकिन उसे सरप्राइज हुआ कि सभी एंड्रॉयड ने उस पर मल्टीपल अटैक्स के साथ बॉम्बार्डिंग की। इम्पैक्ट से ब्लास्ट इंटेंस था और इसे सभी तरह से देखा जा सकता था। जियोक्सान के रेजिडेंस पर हुआ ने मूजिन को बताया कि एंड्रॉयड वह हैं जो सभी लोगों के गायब होने के बाद दिखाई देते हैं, और फिर वे हर जीवित चीज पर अटैक करते हैं जो वे देखते हैं, और अब वे सिरयोंग और उसके ग्रुप का लगातार हंट कर रहे हैं। ह्वारिन ने मूजिन को बताया कि जब वह अपना टूर फिनिश करके वापस आई तो उस पर भी अटैक हुआ, लेकिन यदि उसके फादर न होते तो वह शायद बच नहीं पाती। किसी अननोन रीजन से वे कभी उस प्लेस पर नहीं आए जहां उसके पिता थे, और यदि बाकी सभी लोग डिसअपियर हो जाएं तो भी उसके फादर जीवित रहते हैं, लेकिन उस डॉर्मेंट स्टेट में। मूजिन ने उसे बताया कि उसके फादर लटके हुए हैं। वह अपनी सोल के साथ साथ अपनी पूरी इंटरनल एनर्जी को बर्न करते हुए लटके हुए हैं और इनर डीमन का फेस करने के लिए तैयार हैं, और यह इसलिए होना चाहिए क्योंकि कुछ ऐसा है जिसकी उन्हें किसी भी कीमत पर प्रोटेक्शन करनी है। मूजिन को उसका कार्य काफी एडमिरेबल लगा, इसलिए उसने उससे कहा कि वह सब कुछ हैंडल कर लेगा। फिर उसने बाहर जाने और माउंट हुआ में जो कुछ हो रहा था उसके लिए रिस्पॉन्सिबल में उसकी फेस को देखने का फैसला किया। उसी समय सेरयोंग और रॉबर्ट को घेर लिया गया था, जबकि संजा सेरयोंग के पीछे छिपी हुई थी। सेरयोंग को पता नहीं था कि क्या हो रहा था, और उसी समय रॉबर्ट के मन में एक विचार आया। वह ऐसा था, एंड्रॉयड ह्यूमन पर अटैक करने में केपेबल हैं? मुझे मत बताएं कि वे कॉम्बैट एंड्रॉयड हैं। और एंड्रॉयड्स ने उन्हें घेर लिया और वे अटैक करने के लिए आगे बढ़े। सिरयोंग ने तुरंत संजा से कहा कि वह उन्हें कसकर पकड़े रखे और उनके अटैक्स को रोकते हुए अच्छी तरह से छिप जाए, लेकिन उसे सरप्राइज हुआ कि एंड्रॉयड्स को मार गिराया जा रहा था और वे सभी फट गए। जिस पर्सन ने अटैक किया वह रॉबर्ट था। उसने उनसे कहा कि वे एंड्रॉयड नहीं हैं, बल्कि वे लोहे के गैंगी हैं। बस आपको बता दूं कि गैंगी रीइंकार्नेटेड क्रॉप्स या ज़ॉम्बीज हैं, और यहीं पर यह एपिसोड एंड होता है। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बटन को तोड़ना ना भूलें। आप इस एक्सप्लेनेशन वीडियो के बारे में अपने ओपिनियन भी कमेंट कर सकते हैं।